कुछ लोगों ने भी समझा, तो शायद हो सकता है कि कुछ आगे के वर्षों में यह मिशन सक्सेसफुल हो। आज डॉक्टर साहब जब अपना जीवन के 35 साल इसी गौ विज्ञान और पंचकर्म पर दे चुके हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम बात तो हम निश्चित रूप से सुन ही रहे हैं, उसको थोड़ा जीवन में भी अपनाएं। अपने जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना चिकित्सा विज्ञान के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो वो भी इसको ग्रहण करें और इसके महत्व को जो है अपने इस जीवन में प्रतिपादित कर कर हम अपनी आर्थिक, रोजगार और बहुत सारी संभावनाएं जो है इस दिशा में उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। दूसरा, एक और आने वाले दिनों के अंदर ये आप महसूस करोगे, लेकिन बहुत अच्छी बात सुनी जो मेरे फादर भी कहते थे कि हर जो पुराना है, पुराने कहते थे कि हर जो पुरानी चीज है वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, जरूरी नहीं, और हर नई चीज भी जो है वो गलत हो, ये भी नहीं है। तो हमें इन चीजों को वैलिडेट करना है और आज के संदर्भ में उनको प्रयोग करके, देख के और अपना दिमाग अप्लाई करके उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को शायद जो है कुछ नया कर पाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कर पाएंगे जिसकी बात करते हैं हम। हमारे यहाँ पर ऐसी अनेकों चीजें हैं जिनका पेटेंट किया जा सकता है, लेकिन उस और हमारा दिमाग नहीं है। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अब हल्दी जो है वो किसी और कंट्री ने जो है उसका सब कुछ जानते हुए उसको अपने लेवल पे पेटेंट कराया। तो हम शायद जाग ही लेट रहे हैं, तो अभी भी जागरण का वक्त है। और ये नवरात्रा तो जागरण करने वाला और शक्ति को देने वाला ये महोत्सव है। तो हम शुरुआत करते हैं आज 5वें दिन की डॉक्टर हितेश जी जानी साहब के उद्बोधन के साथ साथ। अटेंटिव होकर प्लीज सुनिए और इस व्याख्यान माला को पूरा सुने, तब तक अनुशासन बनाए भी रखें। धन्यवाद। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत। सभी को नमस्कार। नवरात्रि के पवित्र दिनों में हम माँ की आराधना कर रहे हैं। गौ माता, अपनी माता गंगा माता, माँ बोलते ही कुछ एक अजीब सा महसूस हो, या फिर हम गंगा के लिए बोले, कुछ ऐसी भारतीय व्यवस्था है जिसमें उनके भाव स्वरूप, स्वभाव स्वरूप, प्रभाव स्वरूप जोड़ा है शब्दों। कभी माँ का प्रभाव होता है, माँ का स्वभाव ही माया, दया, और कभी भाव और स्वभाव दोनों से हटके प्रभाव से हम कुछ काम कर सकते हैं। गाय का भी ऐसा ही आज का जो विषय है, एक्चुअली मेरे लिए विषय तो बहुत इतना नहीं है क्योंकि मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, फिर भी मैंने कृषि और डेयरी विषय चुना है। आपको भी लगता होगा हमें कहाँ खेती से मतलब है। मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड, आपके घर में खेती है कि नहीं, आपके पिताजी के पास या आपके परिवार में खेती है कि नहीं। बस मैं तो पूरी जैसे को जानता हूँ, वो खेती करते भी है, खेती के बारे में कुछ काम भी करते हैं, लेकिन बाकी तो आपका बैकग्राउंड मुझे नहीं मालूम। मेरा बैकग्राउंड मुझे मालूम है, मैं तो किसान का बेटा नहीं हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, और तो जमीन भी हमारे नाम से नहीं है, कभी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। तो एक शिक्षक क्या कह सकता है कोई विषय में, बस इतनी मर्यादा में रहते हुए कृषि के बारे में मैं कुछ बोलूंगा। अब शिक्षक तो हर विषय लेता है, वो स्कूल का टीचर हो या कॉलेज का प्रोफेसर हो, उनको जो विषय दिया जाता है वो लेता है, तैयारी करता है। तो कृषि के विषय में पिछले बहुत दिनों से, बहुत समय से कुछ मेरे संपर्क है, कुछ साइंटिस्ट से मिलता हूँ, कुछ प्रयोग हमने भी किए, हमारी भी कुछ व्यवस्था बनी जिसमें हम ये कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रयत्न किया वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा विषय, मूल विषय तो गाय है, इसलिए मैं कोई भी विषय को जोड़ सकता हूँ। पहले दिन जब आपको बताया कि गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन से हमारा आरोग्य, गौमूत्र और गोमय से
हमारी चिकित्सा और हमारी जमीन की भी चिकित्सा या जमीन का इलाज या जमीन का न्यूट्रिशन जो भी बोलो, तो आरोग्य या चिकित्सा दो पक्ष है जो आयुर्वेद वाले सब समझते हैं कि भाई स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। पश्चिम वो समझ ही नहीं रहा है। यूरोप और अमेरिका में ये बात कहने के लिए उनका तो एक है PSM डिपार्टमेंट, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो हर कॉलेजों में है, जिसमें कम से कम ध्यान देने वाला टीचर को नियुक्त किया जाता है। बंक मारना तो कौन से क्लास में मारना, वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी उसी में ही बंक मारता है। कम से कम बजट उसमें दिया जाता है, क्योंकि उनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है कि कैसे स्वस्थ रखना। वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो हाइजीन की बात करते हैं, कभी सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, या कभी कुछ पोलियो के वैक्सीन की चर्चा करते हैं। उनको मालूम ही नहीं आदमी को, व्यक्ति को स्वस्थ रखना यानी क्या है। स्वास्थ्य की डेफिनेशन है नहीं उसका। और वो तो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, डीन हो, कोई भी हो, विद्यार्थी हो, वो इसलिए ही डॉक्टर बन रहा है या बना है कि मरीज के लिए मैं काम ना होगा, और उसको बहुत पूजा की जाती है कि ये तो बहुत बड़ा भगवान है, ये भगवान बनने जा रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी। सर माँ बाप को तो वो इतना महसूस नहीं, लेकिन उस डॉक्टर को नहीं मालूम खुद को, उस साइंस को नहीं मालूम, उस टीचर को नहीं मालूम, उस मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं मालूम कि ऐसा भी एक विज्ञान है जिसमें आदमी को, व्यक्ति को, मनुष्य को स्वस्थ रखना चाहिए, स्वस्थ रख सकते हैं। तो उस यूरोप और उस अमेरिका के चंगुल में फंस चुके हैं। विकास की, डेवलपमेंट की जितनी भी व्याख्याएं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें मॉडल, माइलस्टोन, मार्कर वही है, कोई भी योजना। आज जब मैं ब्रिजेश से चर्चा कर रहा था उसी की, मेरी प्रस्तावना मुझे बहुत परेशान कर रही है, आपको भी करेगी। कृषि वैज्ञानिक शब्द बोला जाता है, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि वैज्ञानिक, अरे किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता मेरे दृष्टि से। अब कृषि वैज्ञानिक, और कोई कृषि वैज्ञानिक ने अगर खेती की है अपने घर की तो बहुत आनंद आ जाएगा कि वो तो वही काम करता है जो उसको करना चाहिए था। लेकिन मैंने तो बहुत बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक को कभी खेत में जाते नहीं देखा। उनके जो रिपोर्ट्स भी आते हैं कृषि यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा बहुत काम होता है वो करने के लिए, तो वो भी PG स्कोरर, PhD स्कोरर करता है, और उसका रिपोर्ट फिर आता है उसके पास, क्योंकि वो तो अब टाई बांध ली है, वो टाई बंध गई है उसकी चेयर से, और उसकी चेयर के 4 पांव है यूरोप, अमेरिका और उसमें, तो वो क्या सोचे। तो ये बड़ी विडंबना है। कृषि लेबोरेटरी, हम बड़ा कृषि के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और 75 साल में, मैं तो भारत की बात करूं, यूरोप अमेरिका को छोड़ो, 75 साल में भी कोई रिसर्च करके, हरित क्रांति हो या उसके बाद की अभी श्वेत क्रांति हो, दोनों क्रांति से भारत का भला हुआ हो, भारत के किसान की आय बढ़ी हो, या भारत के किसान की समस्या दूर हुई हो, तो मैं तो नहीं समझता। या तो मेरी अज्ञानता मुझे ये बोलने को प्रेरित कर रही है, या मेरी जानकारी वाली पीड़ा मुझे बोलने को प्रेरित कर रही है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ने किसान को, कृषि को इसलिए नहीं समझा है, वो नहीं जाना है क्योंकि उसमें गाय नहीं है, उसके सेंटर में गाय नहीं है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या थोड़े बहुत जो कुछ अभी बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं, वो इतनी माइनॉरिटी में है, या उनका आवाज इतना जोर से नहीं बाहर आ रहा कि विश्व की ताकत को वो चैलेंज दे सके। तो मैं तो इसलिए इस फील्ड में किसान की जिम्मेदारी से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी ज्यादा समझता हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आपके देश का एक आइकॉन होता है, आपके देश का एक नाम है कि आप कृषि प्रधान देश है, ब्राजील या रसिया, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जमीन जिसके पास रसिया है, लेकिन उसके पास 2% उपजाऊ जमीन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा। यूरोप और एशिया 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। दूसरे नंबर है अमेरिका, उनके पास 2.5% जमीन, उसकी उपजाऊ जमीन है। ब्राजील, अर्जेंटीना, जो गाय वाला देश और खेती वाला देश कहा जाता है, किसी के पास 3.5-4% जमीन नहीं है जिसमें वो खेती कर सके। और भारत कितना छोटा है अमेरिका से, रसिया से, जमीन बस्ती में तो, जनसंख्या में तो बहुत है, लेकिन पर चीन भी
चीन हमारे जैसा लगता है, लेकिन कहीं भी ऐसी जमीन नहीं है जो उपजाऊ हो। भारत के पास 11% जमीन है, वो उपजाऊ जमीन है। भारत दुनिया में हर क्रॉप खड़ा कर सकता है अपने प्रदेश में। हमको मिलेट के बारे में क्या समझाओ? हमको ये समझाया जाता है और आप बोलते हो इसमें ग्लूटीन है इसलिए मत खाओ, अब ये है इसलिए मत खाओ। अब लोग पार्लियामेंट में हमने पास किया 22 ऐसे फोर्टिफाइज आटा, चावल, दूध, उसको फोर्टिफाइज करने का अधिकार दे दिया हमने। अरे चावल को क्यों फोर्टिफाइज करना, क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है, आपके चावल में कमी क्या है और आपने कमी क्यों हुई वो ढूंढी। और हमारे पुरखे इतने चावल खाते थे, हम तो ओदन बुद्ध थे, परमेश टीवा ऐसा यदोदन, दुनिया भर में धान बेचते थे यानी चावल बेचते थे। तो हमारे चावल में कमी कैसे आ गई, क्यों आ गई? और चावल को फोर्टिफाइज करना, उस कृषि यंत्रणा से उस दूध को फोर्टिफाइज करना, उस गेहूं के आटे को फोर्टिफाइज करना, फिर आपके आंगनवाड़ी के बच्चों को आज 10 लाख से ज्यादा, नहीं मैं शायद फिगर पर अभी रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा आंगनवाड़ी के बच्चे जो है वो कौन सा दूध पीते हैं मालूम है? आप सुन के दंग रह जाओगे। वो कौन सा आटे की वो खा रहा है दलिया, कौन से गेहूं का? अगर उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो मेरी चर्चा तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो मूल शिक्षक, मैं ज्ञान पक्ष का। देखो हमारे यहाँ 3 कांड थे, 3 प्रक्रिया थी समझने की, सुनने की। एक तो हमारा था ज्ञान कांड, वेदों का एक ज्ञान कांड, कुछ उसको ही मान करते। दूसरी उसकी प्रक्रिया है उपासना कांड, कुछ उपासना करते थे, उसको रियाज करते थे, लोगों को कैसे ले जाना। और कुछ होता है कर्म कांड। तो ज्ञान की 3 प्रक्रिया होती है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो मैं कर्मकांडी तो नहीं, कुछ करने का प्रयत्न करता हूं, मैं भी गाय रखता हूं, लेकिन मैं तो ज्ञान कांड का विद्यार्थी हूं, तो मैं कुछ ज्ञान की बातें कर सकता हूं। मेरी वही डीएनए है, मुझे वही बोला गया है, मुझे वही सिखाया गया है, मैं वही समझता हूं। और शायद कभी ऐसा लगे कि आपकी कितनी खेती है, आप कैसा करते हो, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा या मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो विद्यार्थी हूँ, कृषि के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, या मेरे ऋषियों ने जो सोचा है वो कुछ मैं जरूर बता सकता हूँ। उपासना कांड वाले मेरे साथ मिलकर कुछ उसमें और करें, और कर्मकांड में कहीं क्षति हो, दिक्कत हो, तो मैं शायद मेरा कोई इनपुट्स दे पाऊंगा। तो ये, और दूसरा एक जो दूध के बारे में जब कहता हूँ, गाय के बारे में कहता हूँ, जो ज्ञान था वो कंठस्थ था, जो ज्ञान था वो कंठस्थ था। फिर बाद में महाभारत के समय के बाद हमारी कैपेसिटी कम हो गई सोचने की, समझने की, लिखने की। लिखना तो बाद कुछ समय शुरू हुआ, लेकिन तो फिर वेद व्यास ने कुछ लिखना शुरू किया। तो एक तो है ज्ञान का एक तो है कंठस्थ ज्ञान, दूसरा ग्रंथस्थ, दूसरा प्रकार आया ग्रंथस्थ, और तीसरा ज्ञान है वो है गृहस्थ। उसको कंठस्थ नहीं हो कुछ, उसको वो ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन वो जीता है। भारत में यही लोग थे जिन्होंने गाय को जिंदा रखा, भारत में यही लोग थे जिसने कृषि को जिंदा रखा। वो किसान आपके हिसाब से क्या पीएचडी था? लेकिन 2500 प्रकार के चावल की वैरायटी भारत में कैसे बनी, किसने बनाई? 2500 प्रकार। आज हम 8-10 में सिमट के फंस गए। यस्य देशस्य यो जंतु, आप आयुर्वेद के विद्यार्थी, आपको मालूम है, जिस देश का जो प्राणी है, जंतु है, मनुष्य, उसके लिए वही चिकित्सा है, वही उसके लिए खाना है, वही व्यवस्था है। गैंजेस गंगा का एक बड़ा, गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसा हम नाम बोलते हैं, लेकिन बड़े जंगल, अनूप और साधारण इन 3 प्रदेश बने हैं भारत के, जो दुनिया में कहीं नहीं है ऐसे प्रदेश। या तो साइबेरिया से लेके थोड़ा बहुत ठंड कम होना ऐसा रसिया है, या तो सहारा रण से लेके ऐसा अफ्रीका है, गर्मी 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 गर्मी। यहाँ तो जंगल प्रदेश भी है, पूरे ब्रह्मपुत्रा का जो आप बेल्ट देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, फिर गंगा उसमें मिल जाती है, लेकिन तो ब्रह्मपुत्रा का पूरा बेल्ट अलग है। कावेरी और गोदावरी नदी का नीचे का बेल्ट
इस तरफ सतलुज, यमुना, पंजाब की बड़ी नदियां, रावी, चिनाब, झेलम। तो हमने ऐसे 5 बड़े बेल्ट डेल्टा है हमारे देश में, जो विश्व में एक डेल्टा भी नहीं। नाइल की बड़ी बात करते हैं, नाइल लंबी जरूर है, अब उसमें वो नहीं, हमको सिखाया जाता है सबसे लंबी नदी कौन? नाइल है। अरे नाइल नदी लंबी है, लेकिन क्या करती है, क्या देती है, क्या दे सकती है आपको? सबसे बड़े जंगल है अमेज़न, तो सही है 20% में जंगल है, लेकिन वो क्या देते हैं, वो क्या, उससे क्या फायदा होता है? हमारे तो अरण्य था, वन था, उपवन था, दंडकारण्य। अब तो राम की भी कथा गाते हैं तो कोई दंडकारण्य की चर्चा करते हैं, कहीं रहते हैं तो वो चित्रकूट में रहते हैं और पंचवटी में रहते हैं। जैसे इस बार मेरा नवरात्रि में आपके साथ संवाद करने का मन बना और मैंने मौका लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार नवरात्रि के समय मैंने विषय चुना था रामायण, गाय और रामायण। हर बार मेरा 16 साल से, मतलब ये 34वां अटेम्प्ट है मेरा, 2 नवरात्रि, चैत्री और मौन रखता हूँ, कोई एक ग्रंथ या कोई एक सब्जेक्ट को चुन के उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। कभी गाय और रामायण, कभी गाय और महाभारत, कभी गाय और भागवत, कभी गाय और प्राणी शास्त्र, गाय और आयुर्वेद। तो आपको अब ताज्जुब होगा कि जब मैंने रामायण पढ़ा, उसमें से बहुत से बातें कब मौका मिलेगा तो बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन अभी जो मुझे बताना और फिर मैं विषय में जाना है वो है कि आयुर्वेद, जब मैं रामायण और गाय, आयुर्वेद और गाय रामायण ऐसा मैं जब जोड़ रहा था, दोनों को मिला के, जब गाय की चर्चा में थोड़ी कर ली है, करूंगा भी, लेकिन वनस्पति की चर्चा आपके सामने रखता हूं। बालकांड, किष्किंधा कांड, ऐसे सब कांड हैं। तो अयोध्या कांड, बालकांड, तो हर कांड में कितनी वनस्पति है वो मैंने काउंट करने की कोशिश की, कितना ज्ञान है हर कांड वाइज। तो आश्चर्य ये हुआ, आप शायद BMS सब पढ़े होंगे, MD किया होगा, लेकिन हमको सिलेबस में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन 250 हर्ब्स को पढ़ाती है। एक डॉक्टर को 250 वनस्पति आनी चाहिए, 50 की पंजिका बनती है, और कोई द्रव्यगुण में काम करता है तो थोड़ी एकाध वनस्पति के ऊपर 3 साल लगा देता है। फार्माकोग्नोसी वो सब करते करते 3 साल निकल जाता है, लेकिन बाकी वनस्पतियां रह जाती है। अब रामायण में वाल्मीकि और तुलसीदास ने जितनी वनस्पतियों का वर्णन किया है, एक बार जब राम रो रहे थे, सीते सीते, तब कूटज के फूल खिले, डोंट क्राई राम, आप, हमको मालूम है आप रोते नहीं हो, आप करुणा बरसा रहे हो। तो कूटज वनस्पति जो है इंद्रियों, उसके फूल खिले। ऐसे ऐसे वर्णन करते करते 337 वनस्पति रामायण में है, 337 वनस्पति। ये तुलसीदास ने बताई है, ये वाल्मीकि ने बताई है। खांडव वन दहन की चर्चा महाभारत में आती है, तो वन, उपवन, ऐसी कितनी बातें हमको जैसे मालूम ही नहीं थी कि हम उसको एक हिस्ट्री के ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ बस ऐसे पूजा करके छोड़, कभी रिसर्च का मौका ही नहीं मिला। तो मैं एक शिक्षक के नाते आज किसानी के बारे में कितना बोलूंगा भगवान जाने, कि मैं इतना करूंगा। आज है माता स्कंद माता, 5वें दिन माता का नाम है स्कंद माता। हमारे नवदुर्गा में जो एक है स्कंद माता, और स्कंद माता का जिसको कहते हैं, तो उसमें अलसी या अतसी, फ्लैक्सीड हम कहते हैं ना, जो फ्लैक्सीड बहुत ओमेगा 3 ओमेगा 6, बस ओमेगा 3 6 बोल दिया तो फिर अलसी, लेकिन स्कंद माता बोलते हैं तो फिर स्कंद माता, तो ये तुम पुरानी हो, तुम जुना आदमी हो, तुमको कुछ पता नहीं। अब कहते हैं फ्लैक्सीड तो मजा आ जाता है, फ्लैक्सीड ऑयल इतना महंगा मिलता है। तो ये उसके फूल है, जैसे बेबाजी है, तो आप जानते हैं उनके ऑयल बनता है, वो कितना उसके गुण है वो आपके सामने लिखा है आगे भी। तो वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐसी ऐसी बहुत है। लेकिन
ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातायै नमः। उसका उपासना करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। तो फिर आप कोई भी वनस्पति, जब हमारे यहाँ शब्द है कि आपको वनस्पति में प्राण डालने चाहिए, अब उसकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र के बाद ही वनस्पति ले सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था, चरक में भी वर्णन है, हमारे ग्रंथ में वर्णन है कि आपको शाखा चाहिए, कोई वनस्पति की शाखा चाहिए तो विशाखा नक्षत्र में लेना चाहिए। आपको मूल चाहिए, रूट चाहिए तो मूल नक्षत्र में लेना चाहिए। पुष्प चाहिए तो पुष्य नक्षत्र में चुनना पड़ेगा, तब उसकी आपको 100% क्वालिटी उसमें मिलेगी, वो नक्षत्रों के साथ। क्योंकि ये देवी है ना, हमने ऐसा माना ही नहीं था। हम तो प्राण अभिषेक करके फिर उसको पूजा करके, हे देवी आपको इसलिए ले रहे हैं, आपका इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि और किसी को ठीक कर ले आगे चले। तो बनाना, केला आज माता जी का भोग लगता है, ठीक है। ये मैं बहुत से किसानों के बीच में जाके कामधेनु कृषि कथा करता हूँ। कुछ बातें आपके सामने भी शेयर करूंगा, आगे चलूंगा। कृषि के देव है बलराम। देखो, बड़ी जो क्रांति की है या होनी चाहिए, जब फिर से कब होगी, जब गोपालक थोड़ा किसानी समझेगा और किसान गोपालक बनेगा। किसान आज गोपालक मिट गया, वो कहता है मेरा काम नहीं, उसको हटाया जा रहा है। डेयरी इंडस्ट्री बन गई, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री है, फिर भी वो उसको कहते हैं वो आप करो। डेयरी तो हमारा सब्जेक्ट है, सूट पैंट टाई वाला। डेयरी कैसे भी दूध आ जाएगा, कैसे भी बन जाएगा, इनपुट से आउटपुट ज्यादा है, वो दूध क्या होगा देखिए, मैं बताने वाला पूरे फिगर्स भी आपको। लेकिन दो भाइयों ने मिलकर बड़ी क्रांति की थी। कृष्ण गाय की क्रांति, बलराम कृषि की क्रांति। अब आइए हमारे यहाँ, मैं आपको वो उस जगह पे, मैं तो कृषि कथा करके आया हूँ, वो जगह सुदर्शन तालाब, अशोक का शिलालेख जहाँ है, गिर पर्वत के ऊपर। जब कृष्ण और बलराम, कृष्ण का झगड़ा हुआ मामा से, मक्खन के घी के भाव नहीं मिल रहे थे, लड़ाई करके वो चले और इतना प्रोडक्शन था इस देश में, तो उनको लगा कि मुझे कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने का। तो मैंने 2-4 दिन पहले तो बताया था कि हमारा भरतपुर होते हुए, खैबर घाट होते हुए इजिप्ट से यूरोप तक घी जाता था। लेकिन एक समंदर रास्ता ठीक रहेगा, जल्दी पहुंचेगा, क्वांटम बढ़ा जाएगा जहाज में भर के, तो फिर द्वारिका है। द्वारिका से सोमनाथ तक एक ही शहर था। जैसे टोक्यो 250 किलोमीटर का एक लंबा शहर है ना, और अभी एक लंबा शहर बन रहा है अरबस्तान में, एक सिंगल लाइन है, 20 फीट लंबा, लेकिन 20 फीट का चौड़ा, लेकिन लंबा, बहुत लंबा, जो विश्व में नहीं है। टोक्यो सबसे लंबा सिटी है, लेकिन उससे भी लंबा सिटी द्वारिका से सोमनाथ, मूल द्वारका। आज फिर वो 5-10 साल के बाद भूचाल आ गया, सुनामी आई, सोमनाथ इस तरफ चला गया, मतलब गुजरात का ही पार्ट है, द्वारिका इस तरफ रह गया। लेकिन द्वारिका से सोमनाथ एक ही सिटी था, उसमें 42 पोर्ट थे, 42 बंदरगाह थे, वहां से घी बेचते थे, घी का एक्सपोर्ट करते थे। और वो जमीन उन्होंने देखी कि यहाँ गाय बहुत अच्छी पल सकती है। आज भी जाओ वहां, इतनी खेती होती है, 200 एकड़ 300 एकड़। लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास वही यादव, वही अजीर रहते हैं उधर। 200 एकड़ जमीन वाले आए, आपको बहुत मिलेंगे, देखिए गांव आज भी है, ठीक है। वहां भैंस कैसे आ गई, वो पूरे देश की जो कहानी वो तो है। लेकिन बलराम कृषि के देवता है, उन्होंने जो किया था कुछ उसमें से रिसर्च के नाम पे करना पड़ेगा हमको, तो इसको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जामका नाम एक छोटा सा गांव है, इनका दृश्य। ये पहली गुजरात में विषय चला कि पानी को रोका जाए। केशुभाई पटेल सीएम थे उस समय, मुझे गुजरात का बीजेपी का सेक्रेटरी, स्टेट का सेक्रेटरी बनने का मौका मिला था। बहुत 7 साल तक आई वॉज स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी। और उस समय हमने चेक डैम योजना, सहभागी चेक डैम योजना, कि सरकार आपको 60% देगी, गांव वाले मिलकर 40% इकट्ठा करो
हम आपको चेक डैम का टोटल प्लान कर देंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट साथ में रहेगा और प्लानिंग मैनेजमेंट वो हम कर देंगे। 40% आप करो तो सरकार आपको, और आपको मालूम नहीं होगा एक साल में करीबन 18-19 हज़ार चेक डैम्स करेंगे। उस समय की बात है, एक साल में। एक बार जब कोई किसान मुख्यमंत्री बनता है और उसको समझ में आती है कि क्या करना है, और फिर जो लोग भी उसमें सहभागी होते हैं, तो ये नाम का जहाँ पानी नहीं है वहाँ ये गिर गए। इसमें ब्राजील का साइंटिस्ट सीड भी इधर आ गया है, मोहन भागवत जी भी इधर पहुँच गए, आ गए थे, देख आते। तो ये गाय का सेंटर, ये जाम का नाम का विलेज है, आगे चलेंगे। मैं उनको इसलिए याद करता हूँ कि उनको तो सामने आइकॉन होने चाहिए कि क्या करना है। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि तक्षशिला को याद करो, नालंदा को याद करो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको कैम्ब्रिज दिखती है, ऑक्सफोर्ड दिखता है, और दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए जो दिखता है वही बात करो, वो तो ठीक है, नालंदा होना ही चाहिए। तो मैं आपके सामने ये जो सिनेरियो है वो आपके सामने रखूंगा, जो आप जानते हैं। एक और की ओर एक्सप्रेस हाईवे, जाइंट सेल नेटवर्क है, आपका मल्टीप्लेक्स मॉल्स, जिसमें सुई से लेके स्कूटर आपको मिल जाएगा। कई मॉल में जब आप वापस नहीं आओगे, खरीदी नहीं करनी है, परचेज नहीं करना है, वो भी आपको लेना पड़ेगा, ऐसी इच्छा हो जाएगी, ऐसे मॉल्स है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक और तो ये दृश्य है जिसको विकास का मॉडल बोला जाता है, जिसको भारत का नया भविष्य करेगा ऐसा बोला जाता है। अब और आगे चलेंगे, दूसरी ओर का जो परिदृश्य क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर है वो आप निकालिए, आपको नेट पे मिलेगा, भारत सरकार के आंकड़े मिलेंगे। इस तरह से लोग बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, जब प्रोड्यूस करना में कैसे प्रोड्यूस करें वो अलग बात है, लेकिन आपको फिगर्स कैसे मिलेंगे। देखिए, इलिटरेसी, पॉवर्टी, रूरल माइग्रेशन, तो ये जो दो परिदृश्य है आपके सामने मैं रखता हूँ, तो आप इसको आगे चल के देखिए कि क्या अर्बन डेवलपमेंट यही डेवलपमेंट का मॉडल है। डेवलपमेंट भी करना है तो क्या अर्बन डेवलपमेंट उदयपुर बड़ा बने, दिल्ली बड़ा बने, बन सकता है, बनना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो 5,87,000 गांव है, हमारे मेट्रोज कितने हैं तो 15, कॉर्पोरेशन कितने हैं 1500, नगर पालिका कितनी है 15,000। मेरे पास फिगर्स है सर। मैं तो देश की अटल बिहारी वाजपेयी नगर सामुदायिक योजना का मेंबर था। कॉर्पोरेटर कैसा बनना चाहिए, काउंसिलर कैसा होना चाहिए, वो सब में काउंसिलर्स वगैरह को समझाता था। उस समय की मोहनजोदड़ो की वो कहानी बताता था। मैं मेरे छोटे नगर का नगरपति 18 साल हरिराम बच्चूभाई कोठारी कैसे नगरपति था और वो क्या करता था, वो मॉडल बताता था। लेकिन 5,87,000 गाँव के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। लास्ट ईयर अर्बन रूरल डेवलपमेंट की योजना में 1,600 करोड़ रुपया वापस गया, कोई करने वाला नहीं है। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तालुका विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सरपंच को इतनी ग्रांट देंगे, इसको ये करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। क्योंकि मॉडल वो है, उधर आप कैसे फॉर ट्रैक करोगे, उस गांव में फॉर ट्रैक की जरूरत कितनी है। एक आपको डामर का टाटर का आपको 1 किलोमीटर रोड बनाना है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, और 1 करोड़ रुपये में आप एक गांव को क्या दे सकते हो, वो मैं लास्ट टाइम थोड़ा कोशिश करूंगा, कल भी बताऊंगा। तो ये अर्बन डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट मानने वाले, क्योंकि हम लोग रहते हैं, इन्फ्लुएंस वही पीपल है। गांव वाला बोलता नहीं, किसान को तो बोलने की छूट नहीं है, गरीब आदमी की आवाज नहीं है। नेता सब सिटी में रहते हैं, कहता है कि मैं इस जिले का अध्यक्ष हूं, लेकिन वो रहता है कहाँ, आप पूछिए, आप कहीं भी जाओ, कांग्रेस वाले, कांग्रेस में कोई उसमें कोई से किसी से झगड़ा नहीं, लेकिन वो बोलता होगा मैं तालुका पंचायत का प्रमुख हूँ, लेकिन वो तालुका में नहीं रहता हो, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है। नाम लिखना पड़ता है उधर, वहां से उसको चुन के आना है, इसलिए उसका मेंबरशिप यानी कि सिटीजनशिप तो वही की बोलती होगी। रहता नहीं, किसको रहना नहीं। सबको रोड चाहिए, सबको स्कूटर चाहिए, सबको बंगला चाहिए, सबको एसी चाहिए। तो ये अर्बनाइजेशन फट संभालने की, और पैसा जो है हमारा गांव से आता है। कोई भी एक किसान कमाए न कमाए, खेती बाड़ी हो न हो, लेकिन उसकी जमीन का टैक्स उसको भरना पड़ता है, जिसको 7 बार कहते हैं ना।
तो वो तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, तो उस टैक्स से देश चलता है। शहर के लोग कहते हैं बहुत टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स, आरटीओ टैक्स, वो कुछ टैक्स नहीं है, वो है तो ज्यादा, वो भी कंपैरेटिवली, लेकिन गांवों में तो आदमी खाने के लिए लाले पड़ते हैं और उसका कैसा पैसा सिटी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरों के लिए जा रहा है, वो एक बड़ी विडम्बना है। आगे चले तो ये उसमें, और मैं तो आयुर्वेद का विद्यार्थी इसलिए मैं तो कृषि आयुर्वेद की बात करूंगा। शायद कुछ अलग होगी, शायद ना समझ आए, शायद प्रैक्टिकल ना दिखे, लेकिन रूट उधर है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये जो मॉडल विदेश चला रहे हैं, जो फिर उसमें जर्सी का भी गोबर चलेगा, ऐसी गाय आ रही है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, फिर चलो कोई बात नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए, वो जो बातें हैं ना, शायद वो कहीं आधी अधूरी सही गलत हो सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो उस रूट को पकड़ा, उसमें किसी ने रिसर्च किया, उसके पढ़ने में कुछ आ गया, तो उसमें से कुछ नई बातें निकल सकती है। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद ने बोला है कि कृषि, गोरक्षा और व्यापार ये तीनों वैश्य के हाथ में है, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। क्षत्रिय इन तीनों की रक्षा करेगा। अगर कम्युनिटी का डिवीजन है तो ये बड़ा डिवीजन इसके पास है, और देश में वही बड़ा डिवीजन है। गांव में जिसको आज शूद्र और शूद्र में पता ही नहीं है, जिसको लोग सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और उसको फिर संस्कृत शब्द देती है शूद्र। शूद्र ऐसा नहीं है कोई शब्द, ठीक, बहस अलग जगह मिला चल जाए, इसमें उसमें रोकता हूं, लेकिन जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं उसका परसेंटेज कितना है? कुछ नहीं। जिसको आप हाई अपर क्लास कहते हैं वो कितने हैं? बाकी पूरा वर्ग या तो व्यापारी है या किसान है, सबसे ज्यादा किसान है, गोरक्षा यानी गोपाल। तो ये बड़ा जो देश को चलाने का, पृथ्वी को चलाने का, सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, और उनका स्वभाव है। आप बीएससी एमएससी करके, पीएचडी करके आप कृषि के बारे में नहीं सोच सकते। सोचो, आपको अधिकार मिला है, आपको पावर मिला है, ऐसा नहीं, लेकिन कहां से सीखना, कहां से सोचना, रूट क्या है मेरा देश, इसके बारे में जो दुनिया भर को धान पहुंचाता था, स्पाइसेस पहुंचाता था, घी पहुंचाता था, हम कभी भूखे उठते तो थे, सोते नहीं थे, कभी कोई भूखा तो था। अनएम्प्लॉयमेंट शब्द ही नहीं था, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी रचना ही ऐसी थी जिसमें कोई पढ़ के बेकार हो। पढ़ना ऐसा था ही नहीं जो बेकारी में एक श्रृंखला में बड़ा कर दे। या तो प्रोफेशनल कोर्स में भी बेकार हो जाते। इंजीनियर को 5,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, बीफार्म को 5,000 रुपये देने के लिए कोई नौकरी में तैयार नहीं। अपनी ताकत से, अपनी व्यवस्था से कुछ कर लेगा तो ठीक है, बाकी कोई, मुझे आप आयुर्वेदाचार्य हो, बोले आप बहुत जानते हो, 10 साल में कोई एमबीबीएस प्रैक्टिस में बैठा, ढूंढो को बताओ, एमडी करना पड़ेगा उसको। एमबीबीएस भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बीएमएस तो छोड़ो यार, वो तो आयुर्वेद अलग बात है, एलोपैथी वो तो एक नया विषय है, अलग विषय है। लेकिन एमबीबीएस करने के बाद जिसको आप हाई टैलेंटेड प्रोफाइल जिसकी कहते हो, वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कोई भी इंजीनियर क्या कर सकता है? वो कारखाना खोलेगा तो फिर वो इंजीनियर क्यों बना? ये बात है बिल्कुल कुछ 2% क्या, हमको वो मत बताओ। सही जो है, भारत में कभी अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, क्योंकि हम इस तरह से रहते थे, जब भूखे उठते थे, भूखे सोते नहीं थे। तो खाना बेसिक चीज है, अन्न बेसिक चीज है, तो उसको कैसे हैंडल किया था, तो वो है कृषि आयुर्वेद, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो कुछ मैं बातें थोड़ी आपके सामने रख ली। पहला ही देखो, जैनों का पहला ही तीर्थंकर ही ऋषभदेव। हमारे तो कुछ ऐसे ही माइलस्टोन बैठने पड़ेंगे आगे चलेंगे। कृषि आयुर्वेद के लिए महर्षि सुश्रुत ने बताया, ये ऐसा नहीं आयुर्वेद का कोई विषय अछूता नहीं था। अगर आप गवायुर्वेद करेंगे, हस्ती आयुर्वेद, पालकाप्य शास्त्र यानी हाथी का शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, 2-4 रेफरेंस आपको देने वाला है, तो आपको आयुर्वेद की मूल संहिता पढ़नी पड़ेगी। आयुर्वेद आपको विश्व का सब रास्ता दिखा सकता है, जो बेसिक चाहिए, खाना पीना, रहना सोना, वो भले उसमें नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स कैसे करेगा, लेकिन वो तो लिखा है कि एस्ट्रोनॉट को जाना है खाने उधर, तो क्या खाना है वो इसमें लिखा है हमारे शास्त्रों में।
कि आप मंगल ग्रह में जाओगे तो खाना कौन सा खाओगे, वो आयुर्वेद में लिखा है। मंगल ग्रह में कैसे पहुंचोगे वो परावी बताएगा। ठीक है, आगे चले। तो ये इसको उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप आयुर्वेदाचार्य हो ज्यादातर, लेकिन ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने वनस्पति, वानस्पत्य, लता, कुसुम क्या क्या है, टोटल पृथ्वी के ऊपर जो भी फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में लिखा है इसमें, कि जो एक साल की फसल आती है फिर मर जाता है उसको वानस्पत्य कहते हैं, उसको विरुद्ध कहते हैं। जो बड़ा होता जाता है, फूली होता है, उसको ये कहते हैं। फूल में से फल बनता है, उसको ये कहते हैं। सीधा फल आता है, इसको ये कहते हैं। 24 प्रकार की वैरायटीज है। वो भी पत्ते और जिसको हम प्लांट किंगडम कहेंगे, ये प्लांट किंगडम का डिटेल दे दिया है, इस तरह से है। और उसको क्या रोग हो सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना, या उसको कैसे समझना, उससे आपको कैसे लेना। अगर ज्वार, मक्का, बाजरी जो है तो उसमें से आपको क्या लेना है वो लिखा है इसमें। आगे चलेंगे तो वनस्पति क्या है, वानस्पत्य क्या है, हर्ब्स क्या है, क्रीपर्स क्या है, वो डिटेल्स। और उसके अधिकारी ऋषि थे पराशर ऋषि। पराशर ने जो कृषि का ज्ञान दिया, सुश्रुत ने वो ज्ञान नहीं दिया कृषि का, लेकिन हर ऋषि को हर विद्या मालूम होती थी। अब उसका डिटेलिंग करना है तो आप गायनोलॉजिस्ट में जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन विद्या ही बदल रही है तो फिर उसके अधिष्ठाता देवता अलग थे, उसके अधिष्ठाता ऋषि अलग थे, उसके मंत्र अलग थे, लेकिन वेदों की सब शाखाएं थी। तो महर्षि पराशर की जो है कृषि आयुर्वेद, या कृषि आयुर्वेद तो उसने नहीं बोला है, कृषि शास्त्र या कृषि ज्ञान, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वो तो उसके बारे में भी जानकार थे, मौसम के बारे में। जो कृषि किसान सब जानता है कि अब क्या होने वाला है, उसको बुलाया दिया जा रहा है, ये मौसम वैज्ञानिक फंसा दे रहे हैं। बाकी किसान सबसे ज्यादा कृषि वैज्ञानिक था तो मौसम वैज्ञानिक भी था। और आज भी भारत का जो मौसम विज्ञान है उसमें से कुछ भी रूट पकड़ ले तो बहुत कुछ दुनिया को बता सकता है। हमारे यहाँ एक बडली वाक्य है, बिल्कुल एक अनपढ़ लड़की, ग्वाला की लड़की, उन्होंने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल मेथड से इतना कहा है तो आज तो वो हमारे सौराष्ट्र में उसको ही माना जाता है, उसी पराशर को कोई नहीं जानता। लेकिन बडली वाक्य क्या कहता है, बडली यानी लड़की का नाम है, बडली क्या कहती है ऐसे ऋतु के बारे में, या होली के बाद ये होगा। और परंपरा में भी है कि होली की ध्वजा अगर ऐसे झुक गई तो इतनी बारिश होगी, अगर ऐसा हुआ तो इतनी बारिश कम होगी। वो जो जनरल फिनोमिना भी थोड़ी थोड़ी तो मालूम है हर व्यक्ति को, लेकिन ऋषि पराशर तो आपको वो भी सिखाते थे। आगे चलेंगे। दुनिया ने जिसको मान लिया है, मोहनजोदड़ो सबसे पुरानी सभ्यता है। उनके जो सिक्के थे, सील थे, पॉइंट, उसके ऊपर ये नंदी है। तो नंदी वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। अगर ट्रैक्टर उससे बड़ा काम कर सकता है तो दिखाना चाहिए। हमें ट्रैक्टर से कोई आरोपत्रा तो यंतु विश्वता। लेकिन मैंने देखा है, आपने देखा तो पता नहीं, लेकिन मेरी बात को आप मानना और चेक करना फिर बाद में कि हमारे यहाँ तो कपास, और आपके यहाँ भी जहाँ कपास होता है वहाँ चिकनी जमीन होती है, तो बारिश होती है, चालू बारिश है, जमीन चिकनी है, उसमें हल्का ट्रैक्टर फंस गया है तो दो नंदी आके, बैल की जोड़ी आके उसको खींच लेती है। आपको मालूम नहीं पावर क्या है। ये ऋषभ जो है उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। पूजा ऐसे पूजा नहीं। मैं थोड़ी इसकी चर्चा इसलिए करूँगा कि इसमें से मुझे बहुत से रूप मिले हैं, इसका मैंने ठीक स्टडी किया है। एक दो बातें आपके सामने रखता हूँ और वो फिर मैं क्रॉप के बारे में चर्चा करूँगा, उसमें इसका रिलेवेंस है। वृक्ष आयुर्वेद, वृक्षों का एक आयुर्वेद है, तो जैसे कृषि आयुर्वेद है तो वृक्षों का भी आयुर्वेद है ना। तो प्लांट साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलो। आज तो जितने हैं हमारे बीटी या जीएम क्रॉप, 14 जीएम क्रॉप विश्व मान्य है। आपका मक्का जो है, 2 दिन से बोल रहा हूँ, मक्का, स्वीट कॉर्न इतनी खतरनाक है। फिर थोड़े दिन में जो अप्रूवल आने वाली है, इसके बाद दिखाऊंगा, नेक्स्ट आप जाएंगे। ये टमाटर, ये टोमेटो बन रहा है,
ट्रायल हो गया, वो कहते हैं उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन मिलेगा। तो मतलब जिसमें आयोडीन मिलता है उसका क्या करना? तो फिर हमको वो बताते हैं कि फलाना नमक इसमें आयोडाइज नमक है। अरे एक्चुअली नमक में आयोडीन है। मेरा 14 पेज का रिसर्च आर्टिकल मैं पैथोलॉजी का है, जिसने 4000 लोगों का थायराइड चेक किया है, तो पैथोलॉजी का है, मेडिकल कॉलेज का। मैं और हमारा एक एमएससी केमिस्ट्री वाला, हम तीनों ने लोगों को मिलकर लिखा है कि आयोडीन और थायराइड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तुमको बताया जाता है, समझाया जाता है। और नमक में ऑलरेडी आयोडीन था, तो जिस तरह से नमक हम, लेकिन हम एक तो यूज करते हैं समुद्र नमक, हम तो सेंधा नमक खाने वाले लोग थे। 6 प्रकार के लवण हैं, मेरी कभी यूट्यूब में सुनिए लवण नारायण की कहानी, उसमें हर प्रकार के लवण के बारे में उसका साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च सब उसमें दिया है। अभी मैं नहीं बात करनी मुझे आयोडीन की नाटक वाली बात, भारत को कैसे फंसाया जा रहा है। तो आपके, और फिर जब वो एक तो सेंधा नमक हम खाते नहीं, समुद्र नमक ज्यादा मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा ये नमक बनता है, दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मेरा जिला जामनगर जिला, कच्छ और जामनगर, मैं कच्छ का हूँ और जामनगर में रहता हूँ, ये दोनों जिला मिलके पूरे विश्व को 80% सोल्ट एक्सपोर्ट करता है। या मानने का क्या नहीं, विश्व का। और लोगों के पास वो नमक भी नहीं है, वो भी नमक नहीं है खाने लायक, समुद्र नमक भी वो नहीं खा सकते, ऐसी उसकी डेंसिटी है, उसमें ब्रोमीन ज्यादा है। तो हमारा नमक वो खा सकते हैं। हम तो वो नमक का उपयोग कैसे करते थे? अचार बनाने में, कुछ सुखाना है तो, या केमिकल सॉल्ट भी। समुद्र नमक हम खाते नहीं थे, हम सेंधा नमक भी खाते थे। फिर ब्लैक सॉल्ट, सांबर सॉल्ट, वो अलग अलग प्रकार के सॉल्ट आयुर्वेद है, आप जानते हैं। लेकिन वो जब आप क्रश करते हो, क्योंकि आपको फ्री फ्लो देना है, ज्यादा बेचना है, नाटक करना है। हमारी महिला जानती थी कि कितना सॉल्ट डालना, खुरदरे दाने हो तो भी कितना डालना, वो सूंघती थी, उसको पता था। आपकी, हमारी घर की महिलाओं को आपने मूर्ख करार कर दिया कि आपको पता नहीं चलता कितना नमक डालना, इसलिए आपको फ्री फ्लो देते हैं। तो आप बिल्कुल, क्योंकि ये नमक से बीपी बढ़ता है। अब समुद्र नमक से तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेंधा नमक से, क्योंकि उसमें पोटेशियम ज्यादा है सेंधा नमक में, और इसमें सोडियम ज्यादा है। सोडियम से तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके घर में, सबके घर में, हमारे जहां भी धर्म स्थान हो या कोई भी तीर्थ स्थान हो, आता है सोडियम नमक, क्योंकि उसके व्याख्या ही सोडियम क्लोराइड है। हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड खाने वाले लोग नहीं, सोडियम और पोटेशियम और बाकी भी बहुत था। तो हमारे नमक में ऑलरेडी आयोडीन था, जैसे पाउडर कर दिया, और समुद्र नमक में भी था, उसको पाउडर कर दिया, तो पाउडर करने में गर्म होता है तो आयोडीन उड़ जाता है, तो फिर आयोडीन का स्प्रे किया जाता है। और हमको आयोडीन कितना चाहिए? एक मनुष्य को 1 चम्मच अगर आयोडीन है तो 200 साल तक चलेगा। मात्रा हमको कितनी चाहिए आयोडीन की? 200 साल मुझे जिंदा रहना है तो मुझे 10 ml 1 ग्राम आयोडीन चाहिए 200 साल जिंदा। तो इसकी मात्रा आपको मालूम है, बैंगन में कितना आयोडीन है, आपको मालूम है ऑनियन में कितना आयोडीन है। बहुत सी चीजों में नेचुरल आयोडीन है, और गाय के दूध में आयोडीन है, जो आपके जर्सी के दूध में नहीं है, भैंस के दूध में नहीं है। तो हमको कभी आयोडीन की कमी आती ही नहीं है, लेकिन हमको सिखाया जाता है। एक ऐसे बिजनेस में डाला जाता है, दुनिया के लोग उसमें आके जम के, भाई जो थोड़ा तो लोग लेगा, तो डेली 1 चम्मच भी लेगा तो उसकी इंडस्ट्री है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है इसमें नमक बेचने। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी, ये इसमें आयोडीन डाला है, तो उस टमाटर में जो रेबोफ्लोविन था उसका क्या करना? तो ऐसी बस गिमिक्स, कुछ भी करो। आपको, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गैजेट है, आप फंस नहीं समझो। क्यों? उसने जगह ढूंढ ली है कि मुर्ग कैसे बनाना, लोगों को बैठे बैठे सब करना है, रोटी नहीं बनानी, मंगवानी है, किसानी नहीं करनी है, स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से सलमान खान बेचता है, शाहरुख खान बेचता है, तो आ जाएगा हमारे घर में। ये हम लोग, आप इसको बुरा मत माना, मैं भी मोबाइल यूज करता हूँ, लैपटॉप यूज करता हूँ, लेकिन आपको इस तरह से आपको ग्राहक बनाया जा रहा है। बन गए हो ग्राहक, हम पूरे 130 करोड़ ग्राहक है। मैं जाता हूँ, मैं तो बहुत बॉर्डर में भी काम करता हूँ, वहां पानी नहीं मिलता। 700 TTS से लेके 2500 TTS तक का पानी है मेरे कच्छ के बॉर्डर में, जहाँ मैं अभी 10 गांव तक लेके वहीं मैं रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ। वहां लोगों को प्रश्न पानी का नहीं हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा,
टट्टी जाने के लिए पानी नहीं है उसके पास, पीने के लिए पानी नहीं हो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको वो समझाया जाता है जो विकास यानी नेटवर्क। आपका नेटवर्क आ जाएगा तो ज्ञान का जोत आ जाएगा, और हम हमारे ज्ञान से भाग रहे हैं। तो ये आपके सामने भी थोड़े दिनों में आने वाला है। अप्रूवल नहीं मिला है अभी, साइंटिफिक लेवल पे हो गया, फूड लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन उसके साथ जो जीएमओ के जो रिस्क है आप पढ़ सकते हैं। प्लांट में रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, बहुत से प्रक्रिया में रिस्क बन रहे हैं। तो ये जीएमओ फूड कोई स्टैंडर्ड वस्तु नहीं है, उसके बारे में हम ये बोलते हैं, हमको मालूम नहीं है। और आगे चलेंगे, यूएस में ही चैलेंज हो रहा है उसको। देखो जितने एलर्जेंस है वो जीएम फूड ज्यादा खाएंगे तो आपको एलर्जी ठीक होगी। प्रथम दोष पुष्टि आमम केचित तो मला संचय, चरक में एलर्जी का वर्णन है, आपको मालूम नहीं? एलर्जी की ट्रीटमेंट है, एलर्जी के बारे में तो आगे में थोड़ा एलर्जी होगा, लेकिन प्रथम दोष पुष्टि आमम दैट इज एलर्जी। क्योंकि जब दोष से समूर्छना नहीं हुई, उसके पहले भी इफेक्ट करे, बाद में समूर्छना होती है तब रोग होता है ना, उसके पहले कुछ हो जाता है। तो चरक ने बोला वो दोष से समूर्छना ही नहीं होती, सीधा प्रॉब्लम करता है, उसको एलर्जी कहते हैं। वो प्रथम दोष पुष्टि आम केचित तो मला सच है, वो फिर रुकता हुआ है। तो ये से 50% बढ़ गया, ये वहां का मेडिकल डाटा कह रहा है। ये 2 रिपोर्ट आपसे छुपाया जा रहा है। ये भारत के किसान जो बीटी कॉटन उगा रहे हैं उसको कितना प्रॉब्लम हुआ, वो अमेरिका में रिपोर्ट आया है, क्योंकि वो मोनसैंटो वही की है ना, उनके पास तो रिपोर्ट है, लेकिन भारत को मालूम नहीं। भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर्स, मतलब एग्रीकल्चर डॉक्टर्स, भारत का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो नहीं बता रहा है। और आपको ये कॉटन कपड़े पहनने से भी होने वाला है, वो हो रहा है स्किन एलर्जी, स्किन डिजीज, अचानक सोरियासिस, कितना ड्राई एक्जिमा, एक्सपोज्ड डर्मेटाइटिस। आपको तो हो सकता है, आप कपड़े पहनते नहीं हो या सिंथेटिक पहनते हो या तो आप कुछ भी डालते हो शरीर के ऊपर, कैसे नहाते हो, नहाते नहीं हो, हमको भी हो रहा है। आगे चलेंगे। और हमारी ये 3 साल में इतनी भैंसें मर गई, गाय पता नहीं अभी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और गाय को तो बेचारे को मिलता है कि जैसे कॉटन सीड, क्योंकि कॉटन सीड तो बड़ा महंगा होता है, और कॉटन सीड तो देते हैं भैंस को दूध ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो गाय अभी इतनी नहीं मरी है, उसका फिगर्स नहीं है, लेकिन बफेलो के फिगर्स है कि भारत में कितनी भैंसें मर गई। आगे चलेंगे। तो मेरा अब आपके सामने एक नया विषय है, आप जरा ध्यान दें। ये हमारा ज्ञान का भंडार, ये कहता है कोल सोनी तब कोल पूरा पढ़ लीजिए। है ऐसा कि केले के फल को आप इस प्रोसीजर से दारिम के फल में रूपांतरित कर सकते हो। ये कौन कहता है? वृक्षायुर्वेद का ऋषि कहता है, पराशर कहता है। ये हमारे यहाँ भी जेनेटिक मॉडिफाइड फूड था। आप ऐसा मत लो आप अमेरिका ढूंढेगा और फिर दूसरा भी लाइन पर लिखे मधु बीज से करेले के बीज में रूपांतरण की प्रक्रिया। ये वृक्षायुर्वेद का 3य चैप्टर है, जिसका नाम है विचित्र विद्या। विचित्र विद्या, बाकी तो बहुत है वृक्षायुर्वेद में, ऐसा करो ऐसा करो वो तो, लेकिन एक विचित्र विद्या नामक चैप्टर है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 265 साइंटिस्ट के सामने मैंने ये विषय रखा था कि सारा पीएचडी करो तो इसमें करो ना, ये क्या कहना चाहता है? आप ऐसे थूके हुए, चाटे हुए, बिगड़े हुए विषय आपको वो दे रहे हो और आप उसमें काम कर रहे हो। तो उसके पहले फुटनोट थी ऋषि की कि देखो ये विचित्र विद्या आपको बता रहे हैं, ये ज्ञान आपको दे रहे हैं, करना नहीं है। राजा के पास ऐसा एक्सपर्ट रखना, कभी ऐसा मौका मिले या संयोग हो जाए, अकाल हो जाए, तो कुछ आपको मॉडिफाइड करना पड़े फूड को, तो आपके पास ऐसे साइंटिस्ट होने चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए। रूटीन में नहीं करना है। मतलब ये इन विवो था, इन विट्रो नहीं था, केमिकल से नहीं था। प्रॉब्लम क्या है आज का? हमें जीएम फूड से इतना झगड़ा क्यों है कि उसमें केमिकल यूज किया जाता है और इन विट्रो किया जाता है। हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन ह्यूमन में भी इन विवो करते हैं और ये भी इन विवो होगा। अब इन विट्रो इतना फैल चुका है कि लेबोरेटरी यानी पेट्रोलिस, लेबोरेटरी यानी टेस्ट ट्यूब,
लेबोरेटरी को ऐसा समझ ही नहीं सकते कि ह्यूमन खुद लेबोरेटरी है, किसान खुद साइंटिस्ट है। गाय, दुनिया की गाय को पता चलता है कि वो अपने घर में मालिक के बेटे को बुखार आया है तो वो मामे जो खा के आएगी और उसके गौमूत्र से उसका बुखार ठीक हो जाएगा। खुद एक डॉक्टर है, गाय चलता फिरता रसायन शास्त्र है। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको तो वो टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी लग रही है, हमको तो सफेद एप्रन वाला आपको साइंटिस्ट लग रहा है, डॉक्टर लग रहा है। हमको तो कुछ नहीं बोलेगा, अंग्रेजी में ही बोलेगा, वही बड़ा विद्वान लग रहा है। तो ये कहता है, और एक तरह एक और देख लीजिए, उसने कहा कि कुछ ये नीचे वाला वटवृक्ष को बोनसाई बनाना है, जैसे कहते हैं ये तो जापानीज टेक्नोलॉजी बोनसाई, ऐसा नहीं है कुछ। आप बड़े विराट वृक्ष को छोटा आपके घर में इंडोर प्लांट बना कर रख सकते हो। मतलब कितनी विद्या होगी। ये क्रॉप के बारे में हमें मत समझाओ। हमको फर्टिलाइजर, हमको जीएम क्रॉप, हमको बीटी, ऐसा शब्द बोलते बोलते हमारा बड़ा नेता बोलता है नीम कोटेड यूरिया, मतलब ऑर्गेनिक कॉन्डोम। ऐसा सुन के मजा नहीं आता। नीम कोटेड यूरिया यानी मतलब क्या? नीम चाहिए कि यूरिया चाहिए? शुगर कोटेड, ऐसी बातें इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे ऋषि ना कहते हैं। उसके बाद सब प्रक्रिया थी। जाओ ना हमारे ऋषियों के पास जाओ, हमारे शास्त्रों में जाओ, 4 वैज्ञानिकों को तो आप स्पॉन्सर करो कि यही काम करेगा, बुलाओ उसको। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये एरा बदल रहा है। कोई टेक्नोलॉजी आपके काम में नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगी जब आप किसी को खाना नहीं दे पाओगे, आप दूध नहीं दे पाओगे। कोई भी गूगल से कुछ भी डाउनलोड कर सकते। रोटी कैसे डाउनलोड होगी? रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। आगे जाओ। इसके साथ कृषि के साथ जुड़ा हुआ अग्नि होता है। अगर इसको जोड़ा नहीं आपने तो एक चक्र नहीं बनेगा। आज क्या है, हम कितना भी क्रॉप लगा रहे हैं लेकिन हम चक्र तोड़ रहे हैं। बड़े बड़े क्रॉप में, बड़े बड़े वनस्पति में, बड़े बड़े पेड़ों से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है, कुछ बुरा भी निकलता है। और खास करके जब आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, जब आपको क्रॉप को कब यूज करना, कब बोना, कब उसका फसल लेना, वो ऋतु ज्ञान नहीं है, वो कॉस्मोस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो जीपीएस नहीं जानते। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम जानते थे। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन गैलेक्सी में अलग अलग ग्रह कहाँ थे, वो मेरी बन गई जीपीएस। वो मेरे साथ चलती है जिंदगी भर, सबकी अलग अलग होगी। हमारे जीपीएस सब जाते हैं कि भाई चलो उदयपुर प्रगति आश्रम जाना है, बैटरी बीच में खत्म हो गई तो ये आत्मा है, वो बैटरी है, पावर है। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को क्यों नमस्कार करते थे? वो बहुत पगार लेते थे, वो प्रोफेसर थे, वो एचओडी थे, इसलिए अज्ञान मिटा था। तो भारत दुनिया का गुरु इसलिए था, दुनिया को ज्ञान देता। तो ऐसा किसी में भी ज्ञान देना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो अग्निहोत्र का एक सर्कल है, वो कैसे काम करता है, कैसे ऑक्सीजन, आप पृथ्वी में 2 ही चीज ऑक्सीजन दे सकती है। एक तो होती है दिन में, हम तो ऑक्सीजन दे नहीं सकते, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी छोड़ते रहते हैं। हमारे में तो ताकत भगवान ने दी नहीं। वनस्पति, इसलिए तो देव बोला, एक छोड़ मारना छोड़, लेकिन वो शाम को वो भी नहीं कर सकते। लेकिन जो एक गाय है, गाय का जो गव्य है, खास करके घी है, वो जो प्रोड्यूस करता है वो ऑक्सीजन को खींच सकता है कॉस्मोस से। उनकी एक क्षमता है। इसलिए जो सर्पी शब्द है ना, सर्पी तेलम वसामचा भागीरथ, सर्पी यानी सर्पण, कभी अग्नि नीचे जाएगा, अग्नि ऊपर की तरफ है। और जैसे कोई भाप, गर्मी, फ्लेम ऊपर जाएगा तो आयन शुरू हो जाएगा। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। ये पूरी ऑक्सीजन की प्रक्रिया आप देख सकते हो उसको। ये हम करते थे, हमने वो भूल दिया। हमको तो हर नागरिक को 5 यज्ञ जो करते थे उसमें से एक ये था, कम से कम दीपक करते थे। सुबह और शाम को दीपक क्यों करते थे?
सिर्फ दीपक करने से भी इतना फायदा होता है। यज्ञ तो एक बड़ी, क्योंकि बड़े काम करना है, बड़े क्रॉप लगाने हैं तो यज्ञ चाहिए। नेक्स्ट, ये उसका साइकिल कैसे बनना है। ठीक, मेरी गौशाला में मैंने कोशिश की कि मेरी गाय को भी ऑर्गेनिक चारा और अग्निहोत्र से सिद्ध ऐसा चारा मिले, तो एक कोशिश करते हैं, कभी कभी करनी चाहिए। ये बीजामृत और जीवामृत तो आप लोगों को शायद नितेश ज़्यादा समझा पाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, कभी ये प्रेजेंटेशन बाहर जाएगा, कोई किसान के आपने वो तो बात नहीं की, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन बीजामृत और जीवामृत ये दोनों के रेशियो है ये जो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकता है। आपको कोई चाहिए नहीं, बहुत सस्ता भी है, ऑर्गेनिक है, आप घर में बना सकते हो, किसान बना सकते हो, आपके गमले में भी डाल सकते हो। आपके अगर वनस्पति है, अगर डॉक्टर को खुद को अपनी वनस्पति लेनी है तो भी ये काम है। नेक्स्ट, और ये है उसी तरह से जीवामृत, कुछ उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलती, और सबका हिसाब करो यूरिया के साथ, DAP के साथ, तो ये तो कहाँ जाता है। आप विजय जी को कभी रात को पूछ लें। गाय के साथ जुड़ा हुआ है गौवंश ऊर्जा। ज़्यादा तो वो मेरा विषय नहीं, सिद्धार्थ भाई आते तो ज़्यादा कहते हैं, लेकिन मैंने हर विषय में चोंच तो मारी है, क्योंकि वो शास्त्र में जो है उसका प्रयोग करने का मैंने किसी को तो दिया है। वो सिद्धार्थ भाई वॉज इंजीनियर, और उसकी बेटी को मैंने सर्वरपाल से ठीक किया, तो बोला मैं गाय में क्या करूँ, तुम इंजीनियर हो तो तुम ये करो, और वो क्या करता है आप देखिए, मतलब पावर एंड। ये जो सांड है कृष्णा, जिसको ब्राजील वाले ले गए, 32 लाख रुपए में ले गए थे भावनगर के हमारे महाराजा से। इसमें से उन्होंने जो गाय की प्रोजेनी बनाई वो ब्राजील में आज है 30,000 प्रोजेनी उसकी बनी इस सांड की। और आप गूगल का उपयोग करना मेरे ध्यान में पूरा होने के बाद, ब्राह्मण काउ लिखना से गूगल में, तो ब्राह्मण काउ ब्रीडर्स एसोसिएशन ऑफ ब्राजील ऐसी 100 वेबसाइट आ जाएगी, 16, और एक वो बीट पे रखी है गाय, 1-1 करोड़ की एक गाय इससे बनी हुई। और अभी हमारी भारत सरकार ने गत साल इससे बने हुए एम्ब्रियो, गिर के एम्ब्रियो मंगवाए उधर से, ब्राजील से, $1,000 का एक एम्ब्रियो, 85 रुपये भाव है $1 का। हमको एक गाय 50,000 रुपये होता तो क्या है आप तो गाय के बारे में धंधा करते हो, लेकिन हमारी सरकार ब्राजील से गिर का एम्ब्रियो मंगवाती है। ये बड़ी विडंबना है। ये $7.5 के पाउंड में सिक्के में मर गया ना जब कृष्णा, तो उसका सिक्का बनाया, एक $7.5 का सिक्का है उनका, कोई नहीं, उसमें उसका फोटो लगा है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ब्राजील की बदल गई इस सांड की वजह से। रियो डी जेनेरो शहर है जो उसका कैपिटल है ब्राजील का, वहाँ एक सर्कल है, उसका नाम दिया है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी स्क्वायर। हमें लॉर्ड इरविन स्क्वायर, माउंटबेटन स्क्वायर, कुछ भी अनाप शनाप लिखते और लगता है वो इंग्लिश में बहुत मजा आता है। हमारे ऊपर राज कर गए, हम PW वाली कल जो बात कही थी, लेकिन उन्होंने और इसका म्यूजियम बनाया। जैसे हम भारत का कोई लड़का बोलता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा, कुतुब मीनार देखूंगा, आगरे का ताजमहल देखूंगा, बड़ा बुजुर्ग आदमी होते हुए 4 धाम यात्रा करूंगा, लेकिन ब्राजील का हर लड़के को बताया जाता है कि इसका मम्मी बनाया म्यूजियम रियो डी जेनेरो में है, उसको देखना चाहिए, जिन्होंने इस देश की परिस्थिति को बदल कर दिया। हमको उस नदी के बारे में मालूम ही नहीं। देखो मैं अभी आपको विजुअल नहीं बताता हूँ, मेरे वेबसाइट वगैरह में तो है, लेकिन हॉर्स पावर शब्द क्या है? आपको पावर का यूनिट है। छोटे लोग छोटी सोच, जैसे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो लोग तो माणिकचंद के साथ जोड़ते हैं, लेकिन छोटे लोग छोटी पसंद। अब ये टाइटल है। देखो यूरोप के पास हॉर्स से ज्यादा कोई ताकत वाला प्राणी ही नहीं है, देखा ही नहीं है उन्होंने। हॉर्स तो हमारे यहाँ भी था, हॉर्स भाग सकता है, दौड़ सकता है, उसमें तो हम भी सहमत है। हमारे राजा भी घोड़े रखते थे, हमारा तो महाराणा प्रताप का घोड़ा तो दुनिया में फेमस है। तो घोड़े से को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर का यूनिट नहीं हो सकता वो। उनके पास बुलक ही नहीं था, नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि उनको जो हम्प है ना, खूंट, ठुड्डी क्या बोलते हैं राजस्थानी में, मुझे पता नहीं, लेकिन हम्प जो है उसमें ही दूसरी, यानी कि उसको खींचने का जो ड्राफ्ट पावर है उसमें ही लगता है, तब उसको खींच सकता है। वो यूरोप में नहीं है, तो उसने पावर का यूनिट ही हॉर्स को माना। तो 1 हॉर्स पावर की मोटर है, 1 हॉर्स पावर का ये है हॉर्स पावर, वो उनका लेवल बन गया पावर का। छोटे लोग छोटी पसंद। बुलक की, एक बुलक की कैपेसिटी क्या है मालूम है? 2.5 हॉर्स पावर।
तो 2 प्लग होते हैं तो 5 हॉर्स पावर, और वो जमीन में फंसा हुआ ट्रैक्टर को खींच के ले जा सकता है। तो पावर क्या है वो मालूम नहीं जिसको, वो हमको पावर प्लांट सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसका मेजरमेंट ही गलत है। 2018 में उन्होंने जो प्लान किया, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन ने मिलके प्लान किया, हमारा फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, कोई भी बोलो, फास्टिंग ग्लूकोज और पोस्ट पेंडियन 120 है। तो वो नहीं था 2018 में, 80 था, 80 को नॉर्मल मानते थे, सॉरी 120 तक था। और वो 18 में कॉन्फ्रेंस में तय किया कि आपका फास्टिंग अगर इतना है, 100 है, तो आपको प्री डायबिटिक है। भारत के 1.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक बन गए, उनकी दवाई बन गई, क्योंकि वो ऐसा फैसला करते हैं जो जगत को मान्य होता है, मान्य करना पड़ता है, डिक्टेट करते हैं वो, और हम भी, हमारे डॉक्टर मानने लगे कि ये है। SGOT SGPT ब्लड के जो अलग अलग काउंट है, आप वो 100 और 120 के बीच में आपका फासला देखो कितना है, 20 वाला फासला नहीं है। 100 में जो 100% है तो 120 में कितना परसेंटेज, आपको काउंट करिए मैथ से। थायराइड का वॉल्यूम, SGOT SGPT का वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में 1000 टाइम्स अलग होता है। तो उसको वो लेवल बना के देते हैं हमको, उस हिसाब से उसकी कंपनियां चलती है, कंपनी बनाती है ये लेवल और फिर मार्केट में। वहां पेशेंट सेंट्रिक मेडिकल सिस्टम नहीं है अमेरिका में, फार्मा सेंट्रिक मेडिकल सिस्टम है। फार्मा क्या तय करती है, फार्मा इंडस्ट्री क्या सोचती है, बाइडेन उसको फॉलो करेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है आपको, तो कोई ना कोई कंपनियों का आपको CEO होना चाहिए, चाहे ओबामा हो या बाइडेन हो या जो भी है। ये भारत में भी हो रहा है, इंडस्ट्री आपको चलाती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करूँ तो रोना आ जाएगा, और आप थोड़ा आइडिया चाहे ज़्यादा बोलो में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट, ये चाइनीज लोगों ने गोबर गैस से, वहाँ देसी गाय नहीं है, वहाँ भी भैंस ज़्यादा है और जर्सी है, लेकिन उन्होंने मशीन 80% उनके खेतों में ये चलता है। ये जर्मनी का चित्र है। जर्मनी की एक मतलब पावर प्लांट, जर्मनी कंट्री का न्यूक्लियर पावर प्लांट था। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा हो गया, उसका आयुष्य होता है 50 साल। 50 साल के बाद अब न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ डालना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। वो ट्रीटी होती है इंटरनेशनल, तो उसको तो वो प्रॉब्लम था कि कहाँ डालना। अब सोचेगा आप लोग नए पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं करेंगे, सोलार, अब जो ये सो-कॉल्ड आ रहा है उसकी चर्चा कभी मौका मिलेगा तो उसमें भी मैं मेरा सूत्र मंत्र डालूंगा। लेकिन ये खत्म हो गया तो जर्मन लोगों ने सहदेव से और नकुल से जो सीखा, नकुल संहिता जो है, उसमें था कि भाई गाय की गोबर जब सूखा हो जाता है उसको जलाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1300 सेंटीग्रेड। आपने कहीं गांव में देखा है या देखा होगा या देखो, गांव में सुबह उपले जलाते हैं, फिर उसमें रोटी बोटी बना लेते हैं, खा के उधर जाते हैं खेत में, फिर दोपहर को चाय बनानी होती है तो उसमें उपला जला होता है, उसके ऊपर जो ऐस होती है उसको हटाते हैं तो उसमें चाय बन जाती है। उसमें थोड़े दूसरे उपले डाल के शाम को खिचड़ी रोटी बन जाती है। तो एक उपला आपका सुबह से शाम तक जलता है, वो ठंडा नहीं हो जाता है, वो खत्म नहीं हो जाता। हाँ, गाय जो खाती है ना, गाय के गोबर को लक्ष्मी क्यों बोला गया, वो हर्ब्स खाती है, उनके जो फाइबर जो कंटेंट्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हीटिंग स्टोरेज कैपेसिटी, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वो ज़्यादा है। पेट्रोल से, केरोसिन से, बिजली से ये ज़्यादा है। तो उन्होंने भारत से उपले मंगवाए और एक पावर प्लांट लगाया जर्मन लोगों ने। ये बुरा लगता होगा ना, ये हो लगना चाहिए। ये हमारे जामनगर में मेरा सिद्धार्थ भाई ने जो बनाया, ये गोबर गैस से, ये पूरे 1500 बेड की हॉस्पिटल है। अब डॉक्टरों इसलिए आपको जरा मजा आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट गोबर गैस से चलता है। फिर उससे कार चलाई, ये हमारी CNG। सब उसका क्लोज अप है। शंकराचार्य जी आए थे हमारे यहाँ, ये सिद्धार्थ भाई है,
और ये बायोगैस मशीन शुरू किया था, नाम दिया CBG, कामधेनु बायोगैस, कॉम्प्रेस बायोगैस, जो बोल रहे, ठीक है। ये किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आगे चलो, आपको 2 किताब तो पढ़नी ही चाहिए, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिल्क, जिसमें पॉलिटिक्स क्या है दूध का, इकोनॉमिक्स क्या है, दूध के बारे में कितना गिमिक्स फैलाया जाता है, वो इसमें बड़ा खूब वर्णन है। ये पढ़नी चाहिए, नेट पे है, Amazon.com पे आप मंगवा सकते हो, नेट पर तो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। और दूसरी ये डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस है। ये दोनों किताब मैंने नहीं लिखी है, वो कोई भारतीय ने नहीं लिखी है, वहां के एक्सपर्ट ने लिखी है कि दूध में राक्षस है, यानी कि जर्सी के दूध में, जो 2-3 दिन से बता रहा हूँ, फिर से एक बार भूल न जाओ इसलिए बताऊंगा मैं, कि ये जो PCM7 है, बीटा कैफीन मॉर्फिन, वो राक्षस है, वो डेविल है, उसे तो सब प्रॉब्लम है। और वही तो डेयरी में DDT डाली जाती है, हमारी जो बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है ना, उसमें DDT, HCl, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, दूध को सफेद करने के लिए। आपकी गाय का दूध कभी एक प्रकार का नहीं होगा, कभी पतला होगा, कभी गाढ़ा होगा, कभी ज़्यादा पीला होगा, कभी कम पीला होगा, सीजन के हिसाब से बदलता होगा। लेकिन पाउच लीजिए आप डेयरी का कोई भी, टोन मिल्क, टोन यानी क्या, इससे टोन होता है, 22 प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं। और जो खास करके प्रॉब्लम है, कैल्शियम और सप्लीमेंट उसमें डाला जाता है। और कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों के चूरा होता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी दूध की डेयरी में जितना दूध आता है उससे ज्यादा वो दूध बेचते हैं। तो ये माल दूसरा डाला जाता है, एक टोन करने के लिए, पास्चराइज करने के लिए तो नहीं, लेकिन टोन करने के लिए और एक प्रकार का कलर देने के लिए बहुत से केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे आप आला यूज करते हैं, सफेद कपड़ा को सफेद रखना है तो डिटर्जेंट में जो डाला जाता है वो से इसमें डाला जाता है, तभी वो एक प्रकार का दूध आपको मिलेगा। कभी डेयरी का दूध अलग अलग कलर का नहीं मिलेगा, उसका टेक्सचर अलग, वो उसकी USP है। हमारे किसान को, हमारे देसी दूध को वो गलत बोला जाता है। हमारे महिला बोलती है तेरा तो दूध पतला आया, तेरा दूध में तो ये बदबू आ रही, इसमें से कोई बदबू नहीं आई, क्योंकि ऐसे केमिकल डिओड्रेंट डाला गया है, ऐसे उसमें कहते हैं कि पेस्टिसाइड आएगा, तो इसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है। क्रॉप में से गाय खाएगी और पेस्टिसाइड आएगा, वो तो अलग बात है। तो ये बड़ी विडंबना है। एक तो ये जर्सी का प्रॉब्लम ही है, और हमारी देसी गाय को भी ये कर दिया ये डेयरी इंडस्ट्री। आगे चलेंगे तो ये चित्र आप जो देख रहे हैं, मैंने लिखा तो धारों सुना है, लेकिन अमेरिका में एक सोसाइटी बनी है और बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। हर जिले में, हर स्टेट में उसका यूनिट है। रियल मिल्क, रॉ मिल्क इज रियल मिल्क, कच्चा दूध पीना चाहते हैं वो लोग, नॉन पेस्चराइज, उसका बड़ा मार्केट है। पित्तल की पाइपलाइन बिछा रखी है, पित्तल के टैंक्स बनाए हैं दूध सप्लाई करने के लिए। 1200 हजार गाय, भले जर्सी है उसकी, देसी गाय नहीं है उसके पास, लेकिन जर्सी का दूध भी हम पास्चराइज नहीं करेंगे। पित्तल की टैंक्स है, पित्तल की पाइपलाइन है, और 1200, 1100, 2000, 3000 गाय वो ड्रोन से उसका ग्रेजिंग करवाते हैं। किसान जो है, गोपालक है, वो ड्रोन से गाय को संभाल रखता है। एक एक गाय को टैग लगाया है, कौन सी गाय कहाँ गई, क्या है, बहुत साइंटिफिक तरीके से वो दूध का बिजनेस करते हैं। दूध सही नहीं, बस इतना ही, गाय ठीक नहीं है। अगर वही हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? हम हेलीकॉप्टर है, 2-3 किसान, तो शहर का किसान है, उसके बाद हेलीकॉप्टर है, इतनी गाय और इतनी ग्रेजिंग एरिया है, वहां तो फिक्स है कि एक गाय तो आपको 11 किलोमीटर जमीन चाहिए। वह रूल है स्विट्जरलैंड के, ब्राजील के, अर्जेंटीना के, हमारे देश में इतने रूल है, वो हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते? हमारे तो बढ़कर जमीन सब किसान हथियार है, किसान या वहां का व्यापारी, वहां का बनिया, वो जमीन हम नॉन एग्रीकल्चर कर लेते हैं। आपकी माँ को आप वांझ कैसे बना सकते हो? जमीन को एने करना यानी एक बड़ा क्राइम है, भ्रूण हत्या से बड़ा क्राइम है, और हमारे डिपार्टमेंट होता है जमीन को एने करने का। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर करो, फॉरेस्ट लैंड को डेवलप करो। आप जिसको वेस्ट करेंगे तो कोई जमीन वेस्ट होती ही नहीं है, जो तो कॉन्सेप्ट ही ब्रिटिशरों ने डाला। तो वेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर करना, ये विषयों में सोचना पड़ेगा। कुछ बातें शायद आपको आज शाम को काम में नहीं आए, आपको लगता है ये क्यों सर बोल रहे,
लेकिन ये बातें हैं भारत के रूल में बदल करने, भारत के विचारों में बदल कर सकती है, भारत को पुनर्स्थापित करने के लिए ये कुछ चाहिए आगे चलो। तो ये और उसका रिकॉर्ड है, कच्चा मिल्क में कितना फायदा, पास्चुराइज, सिर्फ पास्चुराइज, बाकी केमिकल तो नहीं। आप देख सकते हैं कि विटामिन में कितना फर्क आता है, डी में कितना फर्क आता है, ई में कितना फर्क आता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज आपका साइंटिस्ट आपको बताता नहीं, आपकी डेयरी आपसे छुपा के, आपको इसमें रुचि नहीं है। इंटरनेट तो मैं भी यूज करता हूं, और वो लोग भी इसको बेचने के लिए तो गूगल का उपयोग करते हैं। यूएस के 40 स्टेट में से 23 स्टेट की एजेंसी फिक्स की है कच्चे दूध वालों, और उसका पीपीटी का भी आप सिर्फ वो देखना, रियल मिल्क, रो मिल्क, रियल मिल्क, मैं 1 घंटा उसमें आपको बता सकता हूँ वो क्या करते हैं। तो एज गुड एज सिमिलर कृष्ण भगवान और गोपालक जो हमारे यहाँ करते थे ऐसे ही करते, सिर्फ जस्ट पूछना हमारी गाय आती है नहीं जब, तो फिर हमको नंदनवन गोकुल के लिए अमेरिका का प्रवास मुझे भी करना पड़ेगा, उधर ही हो जाएगा गोकुल। यहाँ हमारी ताकत नहीं है मथुरा रखने की, गोकुल रखने की, गाय रखने की, हमारी मूर्खता को खत्म करके आगे चलेंगे। तो ये मैं अब लगता है कि सर तो कुछ बातें करते हैं, बहुत प्रिंसिपली बातें हैं। ये दिलीप सखिया मेरा एक 10वीं पास स्टूडेंट जो मेरी शाखा में आता था, मेरा प्रिय विद्यार्थी, उसने बोला सर आप बड़ी बातें करते हो, मुझे कुछ करने दो, गाय से कुछ बिजनेस करना आप कहते हो ना, तो आप राजकोट आ गए। राजकोट जामनगर के बीच में कालावड़ है, वहाँ उसकी 200 गाय है। राजकोट में और जामनगर में दूध पहुँचाता ये बॉटल है उसकी, गिर गंगा, आप भी टाइप करके आप देख सकते हैं, दिलीप से बात करिए। मेरा हर महीने जो तन की बात प्रोग्राम होता है, आज जैसे आप 5-7 लोग, आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन मोदी जी का मन की बात होता है उसी दिन शाम को मेरा ऐसा ही लाइव प्रोग्राम तन की बात होता है। और राजकोट के 400-500 लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मैं फ्री में जामनगर से मेरी कार लेके जाता हूँ, लेकिन उनकी अरेंजमेंट ये दिलीप सखिया करता है। उसको लगा कि सर आप तो सबको जीवन दे रहे हो, वो कितना कमाता है। उसका एक गिर गंगा ऑर्गेनिक मॉल है राजकोट में, और राजकोट और जामनगर में वो 70 रुपीज़ में दूध बेचता है, गाय का दूध, नॉन पेस्चराइज, नॉन केमिकल, देसी गाय का, गिर का। नेक्स्ट, तो ये मुझे देखने के लिए मत आओ, उसको देखिए, उसको मिलिए। ये है गिर सरिता, धर्मेंद्र कारावत, जिसको अभी तो उसको नेशनल अवार्ड मिला गौपालन में, दूध में। लेकिन उनके यहाँ तो आप सिर्फ गिर सरिता में आप टाइप करिए कि मुझे दूध चाहिए, तुरंत आपका उसको मैसेज आ जाएगा और बोलेगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करोगे आप, वो भी 10वीं पास नहीं है, डाउनलोड करेंगे, उनकी गौशाला दिखेगी, कौन धो रहा है वो दिखेगा। और फिर अगर आप जामनगर या आसपास में हो तो दूध वाला जो आता है वो ट्रैकर से आपको पता चलता है, जैसे आपकी ओला या उबेर बुक करते हो आता है, उसी तरह से आपका दूध कहाँ पहुँचा, किसी ने मिलावट तो नहीं की है, किसी ने सील तो नहीं तोड़ा है, वो आप लाइव जो कस्टमर वो देख सकता है। रिलायंस में मैं उसका पहले एसआर में हमने ट्रायल किया, एसआर की बड़ी कंपनी आप जानते हैं, एसआर ऑयल, एसआर पावर जामनगर में है, तो वहाँ मैंने परिचय करवाया। उसका दूध 70 रुपीज़ में गया। रिलायंस टाउनशिप में अभी उसका दूध 100 रुपये लीटर जाता है देसी गाय का। ये धर्मेंद्र को आप मिलिए, मुझे मिलने मत आइए, मैं तो हवा में उड़ता रहता हूँ, मेरी बातें तो ऐसी होती है, ओ पवन वेग से उड़ने वाले, मेरे वाइस सर मुझे उड़ता गोला बोलते हैं, उड़ता गोला। मैं रुक नहीं सकता, मैं चुप नहीं सकता, मैं झगड़ा करूंगा, मैं मांगूंगा। मेरे गुरुजी सीपी शुक्ला जी जो किसी को पढ़ाते नहीं थे, मैं उसके घर के सामने बैठ गया था, जैसे कोई तप करने के लिए, जैसे प्रहलाद या ध्रुव हट करता है ना कि नहीं सर वो कॉलेज में इतना नहीं पढ़ाते जितना इधर पढ़ाते। तो मैं 2-3 घंटा बैठा रहा, उसकी वाइफ मुझे बहुत गुस्सा करती रही, झगड़ा किया। फिर 2-3 घंटे में गुरुजी पिघल गए, चलो शाम को कभी पढ़ाऊंगा, कभी जाता था, ऐसा 9 बजे तक होते, थके होते तो, लेकिन कभी पढ़ाते थे, कभी नहीं पढ़े। 1 साल चढ़ मैंने डॉक्टर बनने के बाद फिर से पढ़ा। आज कुछ ताकत है बोलने की तो मेरे गुरु जी की वजह से। तो ये धर्मेंद्र को मिल गया, ये हम लोग कर रहे हैं जिसमें मैं पार्ट हूँ। अब मैं बिजनेस तो करता नहीं, मुझे तो गिर गोड़ बैठना नहीं है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है कल्पक भाई मणियार, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया, खुद ऑन्को सर्जन, 2 बार गुजरात गौ सेवा आयोग के चेयरमैन थे।
स्वामी परमात्मानंद जी भारत की जितनी भी धर्म संप्रदाय के मठ मंदिर है उसके संयोजक है नेशनल लेवल। हमने 4 मिलके एक नो प्रॉफिट कंपनी बनाई। किसानों से हम दूध लेते हैं, वही जो आगे बताया वही, और लोगों को राजकोट में दूध देते हैं। सीएम ने उसका उद्घाटन किया। उसने बोला भाई जल्दी मत कर, मैं आऊँगा, मैं उद्घाटन करूँगा। माननीय भैया जी जोशी इसके इनॉग्रेशन के लिए आए थे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम कर रहे हैं और करना चाहिए, यही मॉडल है भारत का। अब बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी डेयरी की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। उदयपुर के लिए 2-4 चाहिए, नीचे छोटा जिला है तो 1-2 में चल जाएगा। गांव में तो सबका दूध है खुद का, गांव में गाय पाल सकते हैं, बड़े शहर में नहीं पाल सकते, तो इसका रास्ते यही है आगे चलेंगे। तो ये आपको मैं साल के तौर पे, और देखो भारत के 18 साल का नागरिक है, ऐसे तो सबके लिए घटना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन 18 साल का नागरिक तो वोट देता है ना, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है उसको, ये प्राइम मिनिस्टर या सरकार के लिए नहीं, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि कोई गाय को मारना नहीं, दूध देने वाला हो या न देने वाला हो। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो हम सबको लागू होता है। कम से कम संविधान की तो पूजा करो जो हमारे सब के लिए है। तो ये मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। सिद्धार्थ भाई और हमने एक डिजाइन बनाई है, गोलोक स्मशान गृह। तो लकड़े है नहीं, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो एक 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट इसमें, और आधे घंटे में आदमी का पूरा शरीर जल जाए। हम कहते हैं ना जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय हर संस्कार विधि में है, तो गोलोक धाम जाना है जब अंतिम संस्कार है तो भी गाय के उपदेश हो। बस वही कल्पना है कि भारत ऐसा बने, वही ऋषि के साथ वही गो विज्ञान कैसे जुड़ा है, ऐसा मैंने बताने का एक प्रयत्न किया है आपके पास। तो कौन किसको बचाता है, शुरू में ही मास्टर ऑफ सेरेमनी ने वही बताया। हमको लगता है गाय को बचाएंगे, गाय ही हमको बचाती है, वो याद रखिए, आगे चलेंगे। और मैंने एक स्वप्न देखा है, शायद फलों पर वो कर सकती है। मैंने ट्रायल भी ले लिया है, निरामय ग्राम योजना, हेल्थी विलेज प्रॉस्परस विलेज। ये आयुर्वेद में था, तब एक गाँव को टोटली हेल्थी बनाने का एक पीड़ा लिया था। तो वो काम वो है, आप यहाँ भी कर सकते हो अगर स्वरूपन या बाकी कोई इंस्टीट्यूट साथ के भी ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। लेकिन एक गांव को बीमार नहीं होने देना, जहाँ से मैंने सब रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ से करें, इस गांव से ईश्वरिया से, तो आप कर सकते हो। और उसके लिए मैंने एक SOP बनाई है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, वो भी शायद स्वरूपन और हम मिलकर कर सकते हैं। 6 महीने का 180 आवर्स का 6 महीने का कोर्स, जिसमें ये गाय के साथ जुड़े सब विषय के सब एक्सपर्ट है, मैं आपको दूंगा, लेकिन आप करो काम। और 3 महीना फिर इंटर्नशिप, क्योंकि ये ऑनलाइन चलाना है तो इंटर्नशिप पढ़ा नहीं पड़ेगा, और ये कर सकते हैं हम, वो भी आगे कर सकता है। इसमें दूध का ज्ञान आएगा, इसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें कृषि है, उसमें मेडिसिन है, पंचगव्य प्रोडक्शन हाई स्टैंडर्ड का है। कल मैं बताने वाला हूँ हमारी महिला मंडली का प्रोडक्शन देखिए तो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज मेरे पीछे आत्मनिर्भरता नहीं था, स्वनिर्भरता और आत्मनिर्भरता में बहुत फर्क है, बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बस वेदों ने ये कहा कि गाव उपावता वही यजस रब सुदा उबा करना हरिण्या। ये गाय के लिए जमीन हो, गाय घूमती रहे, क्योंकि वहां के नागरिकों को कान में सोने के बाली हो, सोना मिलेगा गाय से, ये वेद कहता है। गाय इसलिए होनी चाहिए, गोल्ड चाहिए आपको, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यहाँ का नास्तिक ऋषि ने भी, जिसको फिर हमने दर्शन भी माना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 6 दर्शन है, 5 दर्शन तो आस्तिक दर्शन है, लेकिन ये नास्तिक दर्शन है चारवाक का, लेकिन उसका स्थान ऋषि का दिया हमने। हमारे ऋषियों ने उसको भी कि इसको भी पढ़ो यार, अमेरिका कोई गलत चीज नहीं है, कैसा नहीं बनना वो उसमें सीखना पड़ेगा, कैसा नहीं खाना वो उसकी GM फूड से बताओ लोगों को कि GM फूड से क्या होता है, तो वो भी एक दर्शन है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग दर्शन करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करिए, प्रोपोगेट करो, प्रैक्टिस करो, प्रमोट करो, प्रूव करो। तो आपके साथ मैंने जो वार्तालाप किया उसमें संस्कार विद साइंस, आध्यात्म विद इकोनॉमी और मातृत्व विद मेडिसिन, यह कभी भूलता नहीं हूँ, आप ये मत भूलिए। जब भी हम भूल जाएंगे तो एकांगी हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स सिर्फ गाय में दिखेगी तो फंस जाएंगे, कृषि के साथ सिर्फ इकोनॉमिक्स होगा तो फंस जाएंगे।
हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। अन्नवताम मोदनवताम मामिक्षवताम, हम अन्न क्यों खा रहे हैं? अन्नात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् यज्ञः संभवः, अन्न से पैसा मिलेगा इसलिए नहीं। तो ये लुक, ये आउटलुक, ये सोच, ये समझ भारत के हर साइंस में, हर विज्ञान में, हर व्यक्ति में आनी चाहिए। ऐसा इस नवरात्रि के समय प्रयास है। तो आपका बहुत धन्यवाद। और मैं राम राज्य यानी क्या, अगर आप एक गांव बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए आपको? हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ कोई राम की मूर्ति ना हो तो चलेगा? आप चिंता मत करिए। हम मिलते हैं जब राम राम बोलते हैं, राम राम भाई साहब, तो वो तो राम तो जिंदा ही है, राम हमारे हृदय में चला जाता तो कभी राम बोलो भाई राम। तो ये अगर एक गांव में आप ला सकते हो आपकी लाइफ में कहीं, तो हमने कोशिश किया। 5,87,000 गांव में नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 2-4-5,000 ऐसे यंगस्टर्स हमारे साथ आ सकते हैं। हम बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हम उसको कुछ आइडिया दे सकते हैं, हमारा कुछ इनपुट्स मिल सकता है। दुनिया इधर फिर से आने वाली है, आप चिंता मत करो। जितना आप जोड़ोगे इतना जल्दी अमेरिका आपके कदमों में आने वाला है। मुझे अमेरिका के लिए कोई झगड़ा नहीं है, वो कदमों में आएगा तो मैं हट जाऊंगा। तो ये याद रखिए। तो जी बाबा के पास हम बैठे, आपको बस वही सहमति दे जो मेरे पुरखों ने हमको दी है, वही सहमति उसके थ्रू मिलती रहे। तो कल जो विषय है वो है गाय से आत्मनिर्भर भारत। छोटी छोटी महिलाओं की टोली ने क्या किया है। मेरी बातें सुनते सुनते मुझे बहुत गुस्सा होती है लड़कियाँ, मुझे बहुत नाराज होती है कि साहब हमें तो कहीं नवा पैतरा आप नए सोच के लाओ और हमें करना पड़ता है। लेकिन करते करते उन्होंने क्या पाया है कल थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो अगर आपको यही वक्त है, अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हों आपको ऐसा जो पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, मेरा क्वेश्चन था सर, ये एक जो कॉमन जो कंसेप्ट था, ये बात तो बिल्कुल सही है कि शुगर का जो था वो एक जो पहले उन्होंने डिसाइड किया था 80-90 के आसपास भी आ जाता था शुगर, उसके बाद बॉर्डर लाइन पे कर देते थे, और अब ये 100 से ऊपर कुछ आए, जबकि ये कहा जा रहा है कि 100-125 तक भी नॉर्मली होती है शुगर। और तो उसका जो है, तो ये जो जिस तरह से ये गेम खेलते हैं कि हम लोग उस ड्रग्स की तरफ चले जाएं, और एक ये भी मिथ है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती है। इसके बारे में जनरली मतलब वास्तव में लोग कंफ्यूज ही है और कुछ भी उनके पास कॉन्फिडेंट नॉलेज नहीं है। तो इस तरफ हम लोग बच कैसे सकते हैं? मतलब एलोपैथिक की दवाई लेना कंटिन्यू भी बहुत डेंजरस भी है, और वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के तो, लेकिन अगर किसी को हुई गई है डायबिटीज तो उसके बाद डेफिनेटली आप कुछ राय दें कि किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल में ये गौकाश से रिलेटेड प्रोडक्ट हों जो आसानी से लिया जाए, क्योंकि एलोपैथिक थोड़ा मुझे लगता है वहाँ जीत जाती है, क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस शायद आयुर्वेद में या होम्योपैथ में थोड़े लेने पड़ते हैं, तो वो उसको थोड़ा लोगों को साथ कठिन लगता है। और एलोपैथ में एक पिल्स ली और वो चलो अपने काम पे, तो ये उसका एडवांटेज मुझे लगता है वो लेते हैं, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं। इस बारे में सर थोड़ा सा बताइए। आपके इस प्रश्न में मैं और उलझा हूँ, उलझने में बैठना पड़ेगा। एक इंजीनियर था जर्मनी में, एक जर्मनी का इंजीनियर, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका आज नाम है स्पेक्ट्रोमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। उसने जब पहली बार आविष्कार किया तो इतना बड़ा था, क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था, तो उसकी साइज इतनी बड़ी हुई और उसको बेचना था। वो इंजीनियर था, डॉक्टर तो था नहीं, डॉक्टर को बेचना था और बाकी लोगों को भी बेचना था। तो वो हर संडे को जाता था चर्च, संडे उनको तो जब छुट्टी होती तो भगवान को याद करते, फिर शाम को दारू पीना है इसलिए सुबह एक बार चर्च में जाओ। तो सैटरडे संडे वो चर्च वाला मामला जो है वो ऐसा है कि शाम को फिर आराम से दारू पिए, सुबह माफी मांग ले। तो
लेकिन वो उसको मालूम है वहां पब्लिक आती है, तो वो कहता है कि आपको बीपी है, आपको बीपी है, आपको बीपी है, अगर चेक बाय दिस मशीन। और लोग करते थे कि इस मशीन में क्या करेगा, लेकिन एक दो का चेक किया, फिर पॉपुलर होने लगा, फ्री में करता था। जैसे हमारे यहाँ ब्रुकबॉन में चाय कैसे घुसाई मालूम है, मैं तो ब्रुकबॉन की कंपनी का सिटी का व्यक्ति हूँ, जामनगर में। ब्रुकबॉन की 5 कंपनियां थी, ब्रुक और बॉन दोनों ब्रिटिशर थे, ब्रुक और बॉन दोनों ब्रिटिशर थे। इंग्लैंड में चाय कहीं उत्पन्न नहीं होती, चाय पत्ती। भारत में आया, असम में चाय पत्ती देखी, पूरे चाय बागान के मालिक बन गए और कंपनी पूरी उन्होंने चलाई। ये चाय भारत की है, उन्होंने आविष्कार किया, कैसे पिलाई, बड़े बड़े मेले में, बड़े बड़े त्योहारों में। ब्रुकबॉन कंपनी का एक बड़ा आता है जिसमें नीचे लकड़ा रख के आदमी बड़ा होता है, तो हम उसको तो क्या बोलते हैं आप, मेले में, गांव के मेले में लकड़े पे चलता है आदमी, क्या नट था, वो नट बन के 2 खड़े रहते थे कि आओ 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 चाय पियो, लोग डरते थे। वहाँ एक स्टोव रखा था, पतीली थी, चाय बना के और चाय पिलाते थे सबको, जो मेले में आते हैं। लोग डरते हैं गांव वाले कि नहीं ये क्या पिलाएगा, मार देगा, लेकिन उसका एक आदमी कोई पीता है, फिर उसको 1 पैसा देते थे, पीने का 1 पैसा। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह से चाय पिलाई। तो मैं ये जर्मन वाली बात करूं, मैंने क्योंकि आपको प्रश्न अमेरिका लगे, वो मैं जाते जाते ये कैसे भारत में होता है। नमक का आपने सुना, चाय कैसे खुशी हुआ आपने सुनी, अब ये बीपी। तो फिर तब उस समय बीपी कितना था, अब ये मेडिकल रिकॉर्ड है, मेरा विषय नहीं है। जब ये पहली बार 1940 में इस मशीन आविष्कार हुआ, तब सिस्टोलिक बीपी, आप डॉक्टर हो, और डायस्टोलिक बीपी नीचे का और ऊपर का, तो सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल वाज 160 और डायस्टोलिक वाज 120। और आज अगर 120 किसी को है तो फिर 40 साल के बाद उसमें नए आविष्कार हुए, इंस्ट्रूमेंट बदला, मर्क्यूरी आया, ऐसे करते करते आज जो है तो 80 to 120 वो बोलते हैं। लेकिन आप लंबा जिए, मैं भी लंबा जीऊं, नहीं तो आप लिख के जाओ कि 20 साल के बाद वो बीपी का वो मेजरमेंट बदलने वाला है। बिजनेस करना है उसको, प्रेशर तो है ही, कार्डियक आउटपुट इनटू आर्थरियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो सबको है, लेकिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। मैं परसों एक कोशिश करूंगा दिखाने की कि डॉक्टर कैसे आदमी को मरीज बनाता है और आदमी खुद को कैसे मरीज बनाता है, वो मैं फिगर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का डेटा आपको देने वाला हूं। तो उसी तरह से ये ऐसे जो खास करके हार्मोनल डिजीज है जितने भी, एक्चुअली डायबिटीज है, ये लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसीज है ही, शुगर का नहीं। ये लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपको भी पढ़ने में नहीं आएगा, आपको सुनना होगा और आपको रिफर करना होगा। यकृत प्रिय प्रभावानाम दोषानाम, हमारे यहाँ वृक्क और पपावन को मेदोवस्वत का मूल बोला है। तो ये डायबिटीज इज अ फैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक्चुअली, अगर उनके हिसाब से समझना है तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बीटा ब्लॉकर को चेंज करना है। इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर खुलता नहीं, इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है। ये तो कितना तक तो वो जानते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके बदले में वो क्या कहते हैं कि वो शुगर को कंट्रोल करने का सीधी दवाई दे देते हैं, तो वो कंट्रोल रहेगा आपके ब्लड में, ब्लड के लेवल में। बॉडी में टोटल कंट्रोल नहीं है, पेरिफेरी में से आपका ब्लड लिया गया, उसमें मेटाक्लोप्रोमाइड का क्या बोलते हैं, मेटफॉर्मिन, तो वो तो शुगर को कम करेगा, इंसुलिन डायरेक्ट लेते हैं तो कम करेगा। तो वो मेटफॉर्मिन है, वो ब्लड का लेवल पेरिफेरी में ठीक रखता है। किडनी में जो हम इसको मध्यम रोग मार्ग और उससे भी आभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं, आभ्यंतर साइड में डीप सेटेड हो जाता है, किडनी, आंख और हृदय तीनों खराब होते हैं उस दवाई से भी, और डायबिटीज है तो भी। अब डायबिटीज तो हमारे यहाँ तो उसको मेह बोला है, प्रमेह, लेकिन उसके 20 प्रकार है, उसमें से एक मधुमेह जो है वो डायबिटीज मेलिटस, जिसको ट्रीट करना ही ना बोला है, ये होना मुश्किल है। ये याद क्या है, कंट्रोल रह सकता है, क्योर करेगा कोई आयुर्वेद है, तो मैंने 1 लाख रुपया रखा है मेरा एक अलग से, मैं उसके कदमों में आके उसको दे दूंगा, डायबिटीज क्योर करना है। या तो डायबिटीज होगा नहीं और उसको डायबिटीज बोला गया होगा, और डायबिटीज को आयुर्वेद में ना बोला। डायबिटीज आप अगर बोलना है तो उसको ये बोलो कि हाइपर शुगरेमिया, एनीमिया, हाइपर शुगरेमिया। बाकी बड़े गिमिक्स है, थायराइड के बारे में, ऐसे हर विषय के बारे में, ये बड़ी विडंबना है। हमारे जब तक
वैद्यों में ये ताकत नहीं आएगी, हम उसको कैसे एड्रेस करें। मेरी एक स्टूडेंट ने PhD किया है गौमूत्र अर्क से, हमने विजय साहब को भिगो के फिर उसका अर्क बनाया और प्रमेहारी अर्क बनाया। आल्बिनो लैब के ऊपर मेरा एनिमल एक्सपेरिमेंट हुआ, ह्यूमन में हुआ, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन डायबिटीज इज 100% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आसीना लपते सुखम, उसमें लाइफस्टाइल की बात लिखी है। किसको डायबिटीज होता है? आस्या सुखम, जिसको आराम चाहिए। डायबिटीज की पॉजिटिव फैक्टर में बताया कि आस्या सुखम, जिसको बैठने में सुख लगता है, चलना नहीं है, घूमना नहीं है। दही गाड़ी में नित्य सेवन, दही खाएगा, कभी भी खाएगा, दालिम खाएगा, मीठा खाएगा, तेल खाएगा, चर्बी खाएगा, घी खाएगा, तो उसको डायबिटीज होने वाला ही है। बिना एक्सरसाइज डायबिटीज को ठीक ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शुगर जल जाएगी। क्योंकि वही सिखाते हैं कि एक्सरसाइज में आपका ग्लूकोज बर्न होता है और हम बर्न नहीं करते, बस बाकी कुछ नहीं है। तो आप एक्सरसाइज से डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो, आप फूड से डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो। क्योर तो आयुर्वेद से भी नहीं कर सकते। ये मेरा है, मैं कोई बड़े वैद्यों को ना चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं तीसरे नंबर बोला ये। लेकिन कभी कभी क्या मेरी बात को बड़ी बात मान लेने वाला कोई वर्क ना भेजा हो इसलिए कि डायबिटीज क्योर हो जाएगा, ऐसा जानी सर बोल रहे थे। मैं तो मेरे शास्त्र को याप्य का मतलब क्या होता है कि वो मेडिसिन से कंट्रोल रहेगा, ऐसा मानता हूँ। तो ये डायबिटीज, ये तो लोग बिजनेस वाले, क्योंकि वहाँ फार्मा सेंट्रिक सोसाइटी है ना, वहाँ मेडिकल सिस्टम पूरी फार्मा केंद्रित है। हमारे यहाँ पैशन सेंट्रिक था कि आपको ठीक होना चाहिए, वहाँ तो उसका भला हो तो ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो ये ब्लड प्रेशर में भी यही लागू होगा? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको स्टैटिन ड्रग के हवाले कर दिया है। कोई घर मुझे बताओ जहाँ एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं खाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल का नाम से, बीपी के नाम से आपका ये बंद नहीं करना, ये बंद नहीं करना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, रात को तो ले जाना। उपवास में खाते हैं हमारे लिए, तो क्या भारत की महिला जब उपवास होता है ना व्रत, तो उस दिन एलोपैथी दवा नहीं खाती। लेकिन अब तो पता है कि भाई एक दिन भी बंद करोगे तो मर जाओगे। अब वो जो स्टैटिन ड्रग है एक्चुअली क्या है, आप खट्टी इमली के बीज को क्या कहते हैं? कच्ची, हम तो कच्ची का कहते हैं, खट्टी इमली का जो बीज होता है, आप क्या कहते हैं उसको? खट्टी इमली के बीज को। तो वो जो है वो बड़ा स्टैटिन ड्रग है। हम खाने के बाद, आप श्रीनाथ जी में जाओगे तो मैं जाऊँगा तो मैं उपवास को ले लूँगा। उपवास में हम खाते थे, भोजन के बाद छोटा सुपारी का टुकड़ा या ये इमली का छोटा बीज, ये खाने से आपने कितना भी गर्विष्ठ भोजन खाया, अभिसंधि खाया, हैवी खाया, तो वो व्यवायु और विकासी द्रव्य है। व्यवायु और विकासी द्रव्य एक हद तक तो फायदा करता है, नहीं तो गुण नहीं बोला जाता ना। तो वो ब्लड में चिकनपट नहीं बनने देता है। तो आपने कितना भी खाया, इतना एक आमेला खा लो, 14 रुपये में उसकी एक टेबलेट आती है अभी। ये आप उसका कचुका का पाउडर करके कैप्सूल में भर के बेचो, 14 रुपये में एक बिकेगी। हम लोग बनाते हैं, तो हमको मालूम ही नहीं ना आयुर्वेद के बाद। आयुर्वेद यानी कोई पुड़िया, आयुर्वेद यानी वो काढ़ा, आयुर्वेद यानी कोई गठियानुसी, आयुर्वेद बोलना नहीं, मैं वही बोले सब बोलते, कॉन्फिडेंस नहीं ना, लोगों को कॉन्फिडेंस की ये उसको ठीक कर सकता है। लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी टेबलेट खा ली, बड़ा डॉक्टर एसी वाला रूम 1 घंटा बिठाया, 3 मिनट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, वही बड़ा डॉक्टर है। तो उसमें से बाहर निकालना है तो चाहे कितने भी नवरात्रि करनी पड़े, हम तैयार। धन्यवाद, आप समाप्त करें।